बजट ट्रांसमिशन में समा पर आपको खुशामदीद कहते हैं। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। गुज़िश्ता शाम से जब से बजट सामने आया है, यकीनी तौर पर आप भी समझने की कोशिश में हैं कि आपकी जेब में कुछ आ रहा है या बहुत कुछ निकालने की तैयारी की गई है। हुकूमत की तरफ से 17,600 अरब रुपए के हजम का बजट पेश किया गया है। ये बजट बज़ाहिर मालियाती नज़्मो ज़ब्त को तरजीह देता है। एक तरफ हुकूमत ने कैश इकॉनमी और फॉसिल फ्यूल्स को फ़रोग़ देने वाले इक़दाम किए हैं, तो दूसरी तरफ इन पर टैक्स भी लगाए गए हैं। डिजिटल मईशत, पेंशनर्स और साफ तवानाई पर भी नए टैक्स आयद किए गए हैं। सोलर पैनल्स की दरामद पर 18% सेल्स टैक्स और पेट्रोल, डीजल, फर्नेस ऑयल पर ₹2.50 फी लीटर कार्बन लेवी आयद की गई है। बैंक से नकद रकम निकालने पर टैक्स 0.6% से बढ़ाकर 0.8% कर दिया गया है, जबकि डिजिटल सर्विसेज पर 0.25% से 5% तक नया टैक्स लगाया गया है। 850 सीसी गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 12.5% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। गैर मौजू आमदनी रखने वाले अफराद पर जायदाद और गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी लगाने की तजवीज़ भी दी गई है। प्रॉपर्टी की फरोख्त पर एडवांस टैक्स 3% से बढ़ाकर 4.5% कर दिया गया है, जबकि खरीदारी पर यह टैक्स 3% से कम करके 1.5% कर दिया गया है। कुल टैक्स इक़दामात की मालियत 415 अरब रुपए है, जिसमें से 292 अरब रुपए FBR से और 111 अरब रुपए कार्बन लेवी से हासिल किए जाएंगे। हुकूमत का टैक्स हदफ 14,130 अरब रुपए है, जबकि बजट खसारा 6,500 अरब रुपए तक मुतवक्किल है। क्या हुकूमत ने जेन्युइन नंबर सामने रखे हैं? कहीं ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हुई? क्या अपनी जेब के मुताबिक, जैसा कि कहा गया, जो कुछ मौजूद था, जो गुंजाइश थी, ये उसी हिसाब से बजट बनाया गया है? इसी पर गुफ्तगू करेंगे। माहिरीन का पैनल इस घंटे हमारे साथ होगा। समझने की कोशिश करते हैं ये जो आदादो शुमार का हेर फेर है, ये वही कुछ है जो हम समझ रहे हैं या बहुत कुछ इसके अंदर भी छुपा हुआ है? हमारे साथ साबिक सेक्रेटरी खजाना यूनुस ढागा साहब इस वक्त मौजूद हैं। यूनुस ढागा साहब, ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले तो ये समझाइएगा कि जो बजट सामने आया है, ये एक मावन बजट कहा जाए, तजादात से भरपूर सियासी बजट कहा जाए, सिर्फ IMF की कंप्लायंस कहा जाए, अवाम को भी कुछ सोचा गया है? आपको कोई डायरेक्शन इसमें नज़र आती है, और वो कौन से इंडिकेटर्स हैं जो ये डायरेक्शन दे रहे हैं? शुक्रिया आयशा बख्श साहिबा। देखें, जो आपने बात की ना कि IMF की कंप्लायंस, वो तो हमें नज़र आई कि बजट जिस तरह डिले किया गया और IMF के साथ डिस्कशन के दौरान फिर उसको ठीक किया गया। यकीनन IMF प्रोग्राम में जब आते हैं तो एक लिमिटेशन तो होती है गवर्नमेंट की, तो वो एक हम गवर्नमेंट को उसका मार्जिन ज़रूर देंगे। इस दौरान में जो अच्छी चीज़ें की गई हैं उनका भी ज़रूर जिक्र करना चाहिए कि जिसमें सैलरीड क्लास के लिए रिलीफ दिया गया, जिस तरह रियल इस्टेट की ट्रांजैक्शंस पे रिलीफ दिया गया, और इसके अलावा फाटा और पाटा में जो सेल्स टैक्स की छूट थी जिसकी वजह से बाकी इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा था, तो उसको भी ठीक करने की कोशिश की गई। तो ये पॉजिटिव इकदाम है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम टैक्स की कंप्लायंस को, जो फॉर्म होगा टैक्स का, उसको आसान कर दिया गया है ताकि टैक्स पेयर के लिए आसानी और उसको किसी एक्सपर्ट के पास नहीं जाना पड़े। तो ये 2-4 चीज़ें बहुत वेल साउंडिंग हैं। बट एट द सेम टाइम जब हम बजट का जिक्र करते हैं और हम पिछले साल की अपनी कारकर्दगी का जिक्र करते हैं, तो हमें ज़रूर ये जिक्र करना चाहिए कि हमने पावर्टी लेवल में कमी आई है या इजाफा हुआ है, इसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट में कमी हुई है या इजाफा हुआ है, इसी, और ताकि ये एक आम आदमी को ये चीज़ें ज़्यादा इम्पैक्ट करती हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो पावर्टी की शरह में 44% तक पहुँच गई है, और इसके अलावा आप देखें अनएम्प्लॉयमेंट जो चंद साल पहले 6-6.5 के करीब घूमती थी, वो अब 8-8.5 की तरफ चली गई है। तो इन चीज़ों की तरफ ये हमें ज़रूर देखना चाहिए जब हम अपनी परफॉर्मेंस की बात करते हैं। IMF के प्रोग्राम में होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, IMF आपको ये तो नहीं कहेगा कि आप अपने NFC अवार्ड को देखें। यकीनन आप ये देखेंगे जब से ये NFC अवार्ड हुआ है, सूबे खुशहाल हो गए हैं और फेडरेशन कंगाल हो गई है। तो इसको जब तक आप ये अपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को नहीं कहेंगे, तो बाकी IMF के तहत चलने वाले प्रोग्राम में रिफॉर्म्स नहीं होते, स्ट्रक्चरल थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट्स होती हैं ताकि ये प्रोग्राम अपने जो अहदाफ होते हैं फिगर्स के, वो पूरा करें। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो हैं, जो मेजर रिफॉर्म्स हैं, वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट नहीं करने होते हैं, और उसमें हमें कोई ख़ास पेशरफ नज़र नहीं आई। ढाका साहब, मगर जब वज़ीर ख़जाना आज बात कर रहे थे, और टैक्स के ऊपर अगर अभी की मैं बात कर लूँ, तो उनका ये कहना था कि उनको पार्लियामेंट से मदद दरकार है। टैक्स कलेक्ट करने के लिए 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो आप एनफोर्समेंट पे जाएं या टैक्स को बढ़ाते जाएं और टैक्स लगाते जाएं। ऐसा दिखता है कि वो जो कुछ करना चाह रहे हैं, जब वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो उन्हें कानून साजी दरकार है और वहाँ उनको वो मदद नहीं मिल रही है। अग्री करते हैं इस बात से?
देखिए, मुझे जो उनका ज़्यादातर वो फोकस नज़र आया वो यही है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स के अगर जो उनके अकाउंट्स में कोई गलतियां उनको नज़र आती हैं तो उसके लिए वो उनको बहुत सख्त किस्म के इक़दाम का और इख्तियारात की वो उन्होंने पार्लियामेंट से मांगी है अप्रूवल। लेकिन बात असल ये है कि टैक्स नेट की बात करें कि टैक्स नेट इम्प्रूव करने की या उसको बढ़ाने की कोई बात नज़र नहीं आती। आज भी हमें पता है कि जी एग्रीकल्चर सेक्टर से कोई टैक्स नहीं आ रहा, रिटेल सेक्टर से कोई ख़ास टैक्स नहीं आ रहा। आप देखें तनख्वाहदार तबका 450 अरब का टैक्स देता है और पूरी रिटेल सेक्टर जो है 26 अरब का टैक्स दिया उन्होंने पिछले साल। तो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो मुझे नज़र नहीं आई कि किस तरह वो जो आउट ऑफ नेट हैं उनको आप लाएंगे। उनका टोटल फोकस यही है कि जो नेट के अंदर है उसको किस तरह मज़ीद निचोड़ा जाए। अब ऑलरेडी टैक्स के लेवल्स इतने अब जब हाई करेंगे तो इवेजन और अवॉइडेंस बढ़ती है। यही मैंने कल एक जगह जिक्र किया था कि आप देखें कि लोग अब कैपिटल फ़्लाइट बहुत सख्त हो रही है इस वक्त पाकिस्तान से बाहर। लोग अब उन जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे टैक्स कम है, तो बहुत हैवी टैक्सेशन की रिजीम में फिर टैक्स की कंप्लायंस और डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो इन चीज़ों की तरफ मुझे तवज्जो नज़र नहीं आया कि किस तरह वो टैक्स को, दुनिया में यही तजर्बा देखा गया है कि जब टैक्स को हम कम करते हैं तो उसकी कंप्लायंस बेहतर होती है और टोटल रिकवरी भी बेहतर होती है, लेकिन उस तरफ तवज्जो मुझे नज़र नहीं आई। मगर ढाका साहब, जो पिछला साल गुजरा है इसका तो क्रेडिट हुकूमत ले रही है कि उसने ग्रोथ दिखाई है इसके अंदर, टैक्स कलेक्शन के अंदर। उन्होंने ऐसे अकाउंट्स भी लिए और फिर उनसे वसूली भी की, यानी कि इन्फोर्समेंट को वो अपना वो समझ रहे हैं। तो क्या इसको एक स्लो प्रोसेस समझा जा सकता है या ये भी आप समझ रहे हैं कि नहीं, ये कोई अचीवमेंट नहीं है? नहीं, बिल्कुल अचीवमेंट है, इसको बिल्कुल अचीवमेंट को हम नहीं कर सकते, लेकिन उसके अंदर जिसको कहते हैं ना कि डंडे के बजाय आप AI का इस्तेमाल करें। आप कंप्यूटर प्रोग्राम्स ऐसे AI के बेस के ऊपर डाटा हमारे पास काफ़ी मौजूद है। हमारे पास नादरा की मदद से उन लोगों को, ख़ास तौर पे जो आपको नॉन फाइलर्स के तौर पे टैक्स पे करते रहें, उनकी तरफ अब जाने की ज़रूरत है कि जो नॉन फाइलर प्रॉपर्टीज़ ख़रीदते रहें, गाड़ियाँ ख़रीदते रहें, उनकी तरफ जाएँ, टैक्स नेट को बढ़ाएं। उसके अलावा हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि डराने धमकाने और अकाउंट्स को सीज करने के बजाय हमें कंप्यूटर प्रोग्राम्स, AI और IT की मदद से उन टैक्स इवेजन को डिटेक्ट करना चाहिए और उनसे टैक्स कंप्लाइज करनी चाहिए, जिसकी तरफ उन्होंने इशारा भी किया है। और उस तरफ मुझे, जहाँ तक मुझे पता है, चेयरमैन FBI उस तरफ कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन खौफज़दा करने से और टैक्स के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ाने से ये फिर एंटी वो हो जाता है, जिसको कहना चाहिए कि जो आपके जो मकासद हैं उसको आप पूरा नहीं कर सकते। ढाका साहब, अगर हम बात कर लें POS, ट्रैक एंड ट्रेस या रिटेलर्स, यहाँ हमें एक नाकामी दिखती है। अब आप जिस डिजिटाइज की बात कर रहे हैं वो आज पोस्ट बजट भी जब सवाल जवाब हो रहे थे उसके अंदर 3 स्टेप्स में जो गवर्नमेंट की तरफ से बताया गया कि हम डिजिटल इनवाइसिंग गालबन चेयरमैन FPR ही बता रहे थे जनरेट कर रहे हैं। देन कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम होगा कि जब वो अपनी मूवमेंट शुरू करते हैं, गुड्स मूवमेंट, वो रजिस्टर्ड होगी। देन आपकी आ जाएगी पेमेंट सिस्टम या के अंदर स्लिप आपकी जनरेट जहाँ हो रही। अगर हम उस तमाम में नाकाम हुए, डाटा हमारे पास सारा मौजूद है, ये जो 3 स्टेप सिस्टम ये इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, ईजी टू अप्लाई है, ईजी टू अडॉप्ट है, लोगों को इसकी तरफ लाना इतना आसान है? क्योंकि हमने पिछला जो कुछ कर गुजरे हैं वो भी ज़बरदस्ती ही लोगों से कराया गया है। वो कंप्लायंस नहीं है सोसाइटी की तरफ से, लोगों की तरफ से कि वो अडॉप्ट करें, वो हिस्सा बने इस टैक्स सिस्टम का। देखिए आयशा साहब, इन्फोर्समेंट तो चाहिए। इन्फोर्समेंट के बगैर कभी भी कोई भी शौक से या जिसको कहना चाहिए रजामंदी से ना टैक्स देता है ना कंप्लायंस होती है। कंप्लायंस होती है जब थोड़ा बहुत इन्फोर्समेंट होती है, थोड़ा बहुत खौफ होता है कवानीन का, बट एट द सेम टाइम सिर्फ खौफज़दा करने से जो ऑलरेडी टैक्स पेयर्स हैं उनको हम पुश करेंगे गोइंग टुवर्ड्स इनफॉर्मल इकोनॉमी। वो कहेंगे जी डॉक्यूमेंटेशन से तो हमें नुकसान हो रहा है, हम इनफॉर्मल इकोनॉमी की तरफ जाएं। तो हमें ये भी एक बैलेंस रखना चाहिए कि जो टैक्स नेट के अंदर हैं उनको डील करते हुए हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि ऑलरेडी टैक्स नेट में तो उनको एक जिसको कहना सॉफ्ट हैंड्स के साथ डील करना चाहिए। लेकिन जो बिल्कुल टैक्स नेट के बाहर हैं, बहुत बड़ी इवेजन कर रहे हैं, बहुत बड़ी टैक्स चोरियाँ कर रहे हैं, उनके साथ स्ट्रॉन्ग हैंडेडली चलना चाहिए। ढाका साहब हमारे साथ ही रहेगा। ज़ैम खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। कह रहे हैं कि सिर्फ डंडे के जोर पे ही टैक्स नहीं लिया जा सकता, इन्फोर्समेंट भी ज़रूरी है उसके लिए, मगर डर और खौफ उस हद तक ना जाए कि लोग सिस्टम से भागना शुरू कर दें। मगर जो गुज़श्ता रोज़ के जब बजट के अंदर तकरीर को देखा जाए तो उसमें बहुत से ऐसे तजादात मौजूद हैं कि जहाँ एक जानिब आप सिस्टम की तरफ लाना चाह रहे हैं, डिजिटल इकोनॉमी की तरफ, तो वहीं आप लोगों को कैश इकोनॉमी की तरफ भी खुद घुमा रहे हैं। जैसे अगर आप कैश निकलवाना है तो वो 0.6 से 0.8% कर उस पर टैक्स कर दिया गया है। तो क्या इनकरेज कर रहे हैं या डिस्करेज कर रहे हैं? जब आप कह रहे हैं कि आप टैक्स नेट के अंदर आएँ, लेकिन उसके साथ साथ आप जिन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करेंगे वहाँ आपसे टैक्स मजीद लिया जाएगा,
तो ये लोगों को समझाना आसान है कि उनकी सहूलत का निज़ाम बन रहा है, या फिर लोग खौफजदा होकर सिस्टम से पीछे हटेंगे? मुझे जो नज़र आता है वो ये है कि ये टैक्स को बढ़ाने की कोशिश नहीं है, यानी टैक्स नेट को बढ़ाने की कोशिश नहीं है, टैक्स को बढ़ाने की कोशिश है, टारगेट पूरा करने की कोशिश है, और उसके लिए इनडायरेक्ट जो तरीके हैं उस पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्हिसार किया जा रहा है। और ये आप नज़र आ रहा है कि जिस तरीके से एडवांस टैक्स हर जगह से लिया जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, तो ये टैक्स ज़्यादा कलेक्ट करने की कोशिश है, टारगेट करने की कोशिश नहीं है। और जो मैंने थोड़ा सा भी ढागा साहब को सुना, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि असल बात तो ये है कि आप टैक्स नेट को कैसे बढ़ाएं। बात ये नहीं है कि जो पहले से दे रहे हैं उनको आप तंग करें या उनकी डबल टैक्सेशन करें। तो यहाँ पे मुझे यही लगता है कि टारगेटिंग करने का इनका कुछ उस तरह इरादा नहीं है। टैक्स बेस करने की तो उन्होंने बढ़ाने की बात नहीं की। उन्होंने क्या कल की तकरीर में ये बात की कि जो शोबे टैक्स से बाहर हैं, हम उनको टैक्स नेट में लाने की क्या कोशिश करेंगे। क्या उन्होंने कहा कि ट्रेडर्स जो टैक्स नहीं देते उनको हम टैक्स नेट में लाएंगे, तो कैसे लाएंगे। वो सर्विस सेक्टर के जो लोग टैक्स नहीं देते उनको कैसे वापस लाएंगे, या जो बड़े जिम्मेदार जो टैक्स नहीं देते उनको कैसे टैक्स नेट में शामिल करेंगे। ये तो उन्होंने नहीं कहा, ये उन्होंने मुख्तलिफ तरीके बताए हैं। अब ये जो बता रहे हैं बैंक का, ये तो वो लोग हैं पहले जो बैंकिंग सिस्टम में मौजूद हैं, उनसे आप ले रहे हैं। आप मिसाल के तौर पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप किसी मंडी में चले जाइए, जो आपकी क्रॉप सेक्टर है, जो इकानमी है, उसका बहुत बड़ा हिस्सा आपकी ज़राई मंडियों में है। ज़राई मंडियों का बैंक से कोई ताल्लुक नहीं होता, कैश चलता है, कैश दिया जाता है, कैश लिया जाता है, उस पर आप कैसे लगेंगे। वहां पे आपका कोई डॉक्यूमेंटिंग का सिस्टम भी नहीं है। किसान बेचारे की भी वहां पे एक्सप्लॉयटेशन है और एंड कंज्यूमर की भी वहां पे एक्सप्लॉयटेशन है। तो आपके पास क्या तरीका है कि एग्रीकल्चर का एक अहम सेक्टर जो मिडल मैन है उसको आप टैक्स करें। तो बैंकिंग सेक्टर में तो पहले ही बहुत थोड़ी तादाद में पाकिस्तानी मालूम है मौजूद हैं, आप उन्हीं को मजीद रगड़ा लगा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सब कोशिशें गलत हैं, बहुत सी उसमें अच्छी एफर्ट्स भी मौजूद हैं, लेकिन आपको एक जो मेजर थ्रस्ट नजर आता है वो ये है कि टैक्स नेट को ब्रॉडन नहीं करना, टैक्स को बढ़ाना है। ज़ैगम साहब आप साथ रहिएगा, मैं आपसे स्पेसिफिकली पूछूंगी कि ये अच्छी एफर्ट्स या आपके ख्याल में इसकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, जो बजट को बार बार वो एक डायरेक्शन भी कह रहे हैं। ढाका साहब, आपने ऊपर बात की थी ज़राई शोबे की, और फिर आपने उस पर टैक्स कि एग्रीकल्चर टैक्स नहीं है। सर, अभी हम अगर अहम फसलों की बात करें या एग्रीकल्चर, दोनों के अंदर हमें ड्रॉप नज़र आया है, एक खसारा दिखता है। अभी जो ज़ैगम साहब ने बात की है कि एंड कंज्यूमर है या किसान है वो तो नुकसान उठा रहा है, मगर वो जो मंडी है वो किसी भी जगह पे ना रजिस्टर्ड है, ना वो ब्लैक एंड वाइट के अंदर मौजूद है। क्या इसका तो कोई स्ट्रक्चर अब तक ना बनाया गया, ना इसके ऊपर काम किया गया। डायरेक्टली सिर्फ ये कह देना कि एग्रीकल्चर टैक्स लगाया जाए या ज़राई टैक्स की एक डिमांड है, वो मुतालबा पूरा होना ज़रूरी है, ये भी वो उसी फियर फैक्टर को जनरेट नहीं करता उससे मुंसलिक तमाम लोगों में, और वो भागते हैं फिर इस बात से कि क्यों कह रहे हैं टैक्स लगाएं, क्योंकि आपको कोई तरीकाकार और सिलसिला आप उन्हें समझा नहीं रहे कि टैक्स किसने देना है, कब देना है और कितना देना और कहाँ से लिया जाएगा। जी बिल्कुल, ये ठीक बात है। जैसे ज़ैगम साहब ने कहा, मेरी भी ये थी अर्ज़ के टैक्स नेट को बढ़ाने की हमें कोई काविशें कल के बजट में उस तरह से उसका ऐलान नज़र नहीं आया। अब अगर हम सिर्फ जीडीपी के हिसाब से बात करें तो कोई 20% 22% के करीब ही जो हमारा फॉर्मल सेक्टर है वो है हमारे इस वक्त टैक्स नेट में, जिसमें सैलरीड क्लास भी आ जाती है, बैंक्स भी आ जाते हैं, इंडस्ट्री भी आ जाती है, इंश्योरेंस भी आ जाती है, जो भी सर्विसेज के थोड़े बहुत आ जाते हैं। बाकी ज़्यादातर जो सर्विसेज का सेक्टर है, जिसमें रिटेल है, होलसेल है, प्रोफेशनल्स हैं, इसके अलावा फिर एग्रीकल्चर तो है ही कि जी वो कहते हैं सुबह उसकी इख्तियार रखते हैं वसूली का। तो अगर इन सारे सेक्टर्स को बिल्कुल ही अगर हम नहीं टैप करेंगे और सिर्फ 20-22% ऑफ द इकोनॉमी को टैक्स करते रहेंगे, तो ये एक आप फिर इसमें उस तरह से जिस तरह आप सोचते हैं कि हम 14% 15% टैक्स टू जीडीपी रेशो कर लेंगे, वो कभी भी नहीं होगा। ये खाम ख्याली है। मैं समझता हूँ कल उन्होंने अनाउंस ज़रूर किया वज़ीर ख़ाज़ा साहब ने, और उनकी एफ़र्ट या उनकी ख्वाहिश ज़रूर काबिल हम उसका एहतराम करते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत एफर्ट करने की ज़रूरत पड़ी। जब होल ऑफ़ द इकोनॉमी पे आप जाएंगे तो होल ऑफ़ द इकोनॉमी पे जाके फिर टैक्स जब कलेक्ट होगा तब जाके आप कह सकेंगे कि जी हम 14-15-16% पे जाएंगे। लेकिन जब सिर्फ एक ही पोर्शन ऑफ द इकोनॉमी से आप टैक्स कलेक्ट करते रहेंगे तो फिर उसकी एक गुंजाइश है, उस गुंजाइश से बाहर फिर टैक्स अवॉइडेंस बढ़ती जाएगी, और उसके साथ ये भी होगा फ्लाइट ऑफ कैपिटल इस वक्त बहुत बड़ी इस वक्त पाकिस्तान का होना चाहिए, जिसका कहना है कि कंसर्न होना चाहिए हमारी अथॉरिटीज़ का,
वो इतना मुझे नज़र कल की बजट में नज़र नहीं आया कि जी फ्लाइट ऑफ कैपिटल को हम किस तरह रोकेंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की हम बात तो करते हैं, इतने हाई टैक्सेशन रिजीम के अंदर कौन सा दुनिया का इन्वेस्टर आके इसमें इन्वेस्ट करेगा। आपका अपना इन्वेस्टर इस वक्त भाग रहा है छोड़ के, तो इसको हमें ये बहुत इसको तवज्जो देने की ज़रूरत है, जो कि मुझे अभी तक नज़र नहीं आई। आपको नज़र नहीं आ रही। मगर सर ये फरमाइएगा, ये जो आप ही ने दो नुक्ते रखे, फ्लाइट ऑफ कैपिटल भी, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, हाई टैक्सेशन आपका बजट है, गुज़िश्ता रोज़ की बजट तकरीर से आपको क्या लगता है, जहाँ कि कैश इकॉनमी पर भी वो टैक्स बढ़ा रहे हैं, डिजिटल मईशत के ऊपर भी टैक्स है, हुकूमत की माशी तरजीह आपको क्या नज़र आती है, कैश इकॉनमी, डिजिटल इकॉनमी? कल का बजट क्या कहता है? कंफ्यूजिंग था। मैं ये कहूँ कि आप डिजिटल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, कैश इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, दोनों तरफ से टैक्स जमा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा आप ये भी देखें कि जब हम बात करते हैं कि हम क्लीनर एनर्जी की तरफ जाएंगे, हम क्लाइमेट चेंज की तरफ अपना रोल प्ले करेंगे, तो सोलराइजेशन जो हमारा एक प्राइवेट सेक्टर खुद अपने तौर पे कर रहा है, तो उससे आप सिर्फ इसलिए खौफज़दा हैं कि चंद आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियाँ उनको कुछ लॉसेज होंगे। तो जब भी दुनिया के अंदर एक टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन होती है, एक ट्रांसफॉर्मेशन होती है, तो उसमें पुराने जो टेक्नोलॉजीज़ को नुकसान होता है। तो पुराने हमारे जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज़ हैं उनको ये लॉस बर्दाश्त करना होगा हमारी ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी। तो इसके ऊपर फिर आप टैक्सेस लगा के उसको डिस्करेज कर रहे हैं। इसी तरह नेट मीटरिंग को भी डिस्करेज किया जा रहा है। तो ये सब तजादात हैं जो कि पॉलिसी लेवल पे उसको दूर करना चाहिए। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, एक तो ये फरमाइएगा कि आपके ख्याल में आप क्या समझते हैं, क्योंकि बार बार वहाँ से एक तो रिफॉर्म्स की अगर कल के बजट पे नज़र पड़ी हो, जो छापा गया है उसमें रिफॉर्म्स का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा है, फिर वो कह रहे हैं जी एक डायरेक्शन दे दी गई है। आपके ख्याल में स्ट्रेंथ्स हैं इस बजट में, तो वो स्ट्रेंथ्स क्या हैं? और ये जो तजादात हैं इसकी बहुत ज़्यादा बात हो रही है, और तजादात क्यों है? सिर्फ हासिल हुसूल के लिए, ये डिलीवरी भी दिखती है गवर्नमेंट एंड पर, कंज्यूमर के लिए? देखिए, जहाँ तक रिफॉर्म देखिए जहाँ तक रिफॉर्म की बात है, रिफॉर्म का जो मंत्रा है, ये जो नारा है, ये तो हर हुकूमत लगाती आई है और बार बार लगाती आई है, लेकिन हम देखते हैं कि रिफॉर्म होते नहीं हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जिसकी ज़रूरत है वो नहीं होते, वो बुनियादी तब्दीलियाँ मईशत में, जिसकी वजह से मईशत आगे को बढ़ने लग जाए। रिफॉर्म का मतलब क्या है कि आप अपनी मईशत में वो बुनियादी तब्दीलियाँ करें जिसकी वजह से आपकी मईशत में प्रोडक्टिविटी आए, पैदावार आए, जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट बढ़े और आपका जो खसारे हैं वो ख़त्म हो जाए, दोनों तरह के खसारे ख़त्म हो जाए। यानी आपका बैनुल अक़वामी खसारा जो है, जो ट्रेड डेफिसिट है, वो एक्सपोर्ट्स की वजह से ख़त्म हो जाए, बल्कि आप कमाने लग जाएं, आपको सरप्लस आए ट्रेड में, तो तब बात है ना। और दूसरा ये कि मुल्क का जो अंदरूनी खसारा है वो ख़त्म हो। अब पहली जो बात है, अंदरूनी खसारे के लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो ये है कि आप टैक्सेशन आपका बढ़ाया जाए, लेकिन खाली टैक्सेशन बढ़ाने की बात नहीं है, टैक्स जस्टिस की बात है कि आप इस तरीके से टैक्स जमा करें कि वो आप इंसाफ पर मबनी हो, जिसका मतलब है आप टैक्स की बेस को बढ़ाएं और आप वहाँ से टैक्स ज़्यादा लें जिनको आपने थोड़ा दबाना है, वहाँ से आप कम लें जिनको आपने फैलाना है। मिसाल के तौर पर आपने किसको फैलाना है? आपने मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग़ देना है। मैन्युफैक्चरिंग को फ़रोग़ देंगे तो उससे नौकरियां मिलती हैं, उससे मुल्क तरक्की करता है, फिर उससे एक्सपोर्ट्स बनती हैं। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में अगर किसी का रगड़ा लगाया जाता है तो वो पाकिस्तान का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, और उसका नतीजा भी आपके सामने है कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो अहम तरीन मैन्युफैक्चरिंग है वो बढ़ने का नाम ही नहीं दे रहे, क्योंकि आप उसी का रगड़ा लगा रहे हैं। इसका मतलब आप गलत टारगेटिंग कर रहे हैं, आप टैक्स जस्टिस नहीं ला रहे। अब टैक्सेशन में रिफॉर्म का मतलब तो ये है कि आपका एफबीआर इस काबिल हो कि मौसर तौर पर जिसका जो टैक्स बनता है वो ले सके, आप ये इनडायरेक्ट मीन्स इस्तेमाल ना करें। दूसरा ये कि आपके वो माशी स्टेप्स आपके कहाँ हैं जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जिसका एक फैक्टर, क्योंकि वक्त का मैं सिखा दूं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है जी। आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या किया कि पाकिस्तान में कारोबार जो है वो थ्राइव करे। ठीक, मैं वापस आती हूँ ज़ैगम साहब। हमारे साथ डॉक्टर नदीम जावेद साहब भी आ गए हैं, साबिक चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। ये फरमा दीजिएगा कि वज़ीर ख़जाना ने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात की, अभी ऊपर ज़ैगम साहब भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, पर उन्होंने दावा किया कि 30 साल में ऐसी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हुई जो कि अब की गई हैं। आपके ख्याल में कोई ऐसी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की गई हैं जो पहले नहीं हुई, और अगर हो गई हैं तो क्या इनका माजी से कोई मुवाजना है? जी, थैंक यू आयशा फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। तो आई थिंक
देखें, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म का जो लेक्सिकॉन या टर्मिनोलॉजी है वो बड़ा मिसयूज़ हो रही है। कोई इतना ये ऐसी कोई बहुत बड़ी मेजर चेंजेस जो हैं उनको नहीं आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स कहते। आप यही छोटे छोटे ट्विक्स होते हैं जिनकी मदद से चीज़ों को रीअलाइन किया जाता है जब सोसाइटल नीड्स जो हैं वो चेंज हो रही होती हैं। अभी आज के ज़माने में अगर आप देखें तो डिजिटाइजेशन एक बहुत बड़ा ड्राइवर है इकोनॉमिक ग्रोथ का। डिजिटाइजेशन के थ्रू आपको लीप फ्रॉग करने का मौका मिल रहा है। वो बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जो कि आज से 10 साल 15 साल पहले ज़रूरत थे और आप शायद किसी वजह से नहीं कर सके, तो आज डिजिटाइजेशन आपको वो ऑफ़र कर रही है अपॉर्चुनिटी के बजाय इसके कि आप वही राउट इख्तियार करें और फिर आके किसी स्टेज पे जाके डिजिटल जो कॉन्टेक्स्ट है उसको ऑप्ट करें। अगर आप डायरेक्टली डिजिटाइजेशन के प्रोसेस को ऑप्ट करते हैं तो वो आपको लीप फ्रॉग करने का मौका मिल जाता है उन चीज़ों को। तो दैट्स हाउ अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें तो बड़ा क्लियरली जो है फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये हाईलाइट किया और हमें अगर बजट को आप डिटेल से देखेंगे तो उसमें बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि क्या क्वालिटेटिव चेंजेस हैं जो पिछले साल के मुकाबले में आपको इस साल के बजट में नज़र आएंगी। तो वन इज़ 1 ईयर एक्टिविटी जो स्टेप बाय स्टेप आपको हेल्प करती है टू अचीव द बिगर गोल्स एंड टारगेट्स जो आपने सेट किए होते हैं अपने 5 ईयर प्लान में या अपने जो अपनी जो एक इंडिकेटिव प्लानिंग की होती है किसी भी डायरेक्शन में मूव करने की। तो इस बजट में 3 चीज़ें मैं आपके पेश नज़र रखूँगा जिसमें बड़ी एक क्लियर हमें डायरेक्शनल चेंज नज़र आ रही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो आपकी सब्सिडीज़ हैं उनको 14% से रिड्यूस किया गया है। ठीक है, तो 14% रिडक्शन इन सब्सिडीज़ जो कि क्वाइट हेल्पफुल होगी रिक्वायर्ड जो हमारा बजट डेफिसिट है उसको अचीव करने में। दूसरे नंबर पे जो एडिशनल टैक्सेस हैं वो 840 अरब रुपए के सिर्फ प्रपोज किए जा रहे हैं डिस्पाइट हैविंग 14.13 ट्रिलियन का जो रेवेन्यू टारगेट है उसमें। अगर आप पिछले सालों के मुकाबले में देखेंगे, कई सालों के मुकाबले में भी अगर आप देखेंगे तो बड़ा वाज़े आपको ये नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा नई टैक्सेशन के थ्रू ये रेवेन्यू टारगेट अचीव करने की कोशिश नहीं हो रही बल्कि नए एवेन्यूज़ जो हैं वो बिल्कुल थोड़े से आपने यू हैव टच्ड अपॉन जहाँ पे कुछ पोटेंशियल है उन एक्टिविटीज़ को ज़रूर टैक्स किया गया है। जहाँ कुछ एक्टिविटीज़ को डिस्करेज करने की ज़रूरत है उनको भी ज़रूर गवर्नमेंट ने टैक्स किया है। बट लार्जरली जो टैक्स बेस में या रेवेन्यू बेस में जो इजाफा इन्वेसेज किया गया है इस बजट में वो आपकी ऑन गोइंग एक्टिविटीज़ है। और तीसरा बड़ा एक क्लियर जो अभी जिसकी अलीम खान साहब भी बात कर रहे थे, थोड़ा सा ही मुझे मौका मिला सुनने का क्योंकि मैंने लेट ज्वाइन की ट्रांसमिशंस, तो वो आपका बजटरी डेफिसिट है। ठीक है, तो बजटरी डेफिसिट पे टारगेट है कि अभी जो एग्जिस्टिंग ईयर जो क्लोज होने जा रहा है वो 5.6 पे है, इसको 3.9% ऑफ जीडीपी पे टारगेट किया गया है। तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा गोल है जो व्हाइल बीइंग अंडर IMF प्रोग्राम हमने बड़े गोल सेट किए गए हैं। डॉक्टर नदीम हमारे साथ हैं, यूनुस ढागा हमारे साथ है। ज़ैगम से ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर नदीम जावेद, यूनुस ढागा और ज़ैगम खान साहब। यूनुस ढागा साहब, 2 रुपये 50 पैसे फ़ी लीटर कार्बन लेवी लगाई गई है। आपके ख्याल में ये, और फिर पेट्रोलियम लेवी जो कि भी सामने नहीं आई मगर वो भी एक खदशात थे, ये आसान तरीका है टैक्स वसूल करने का या टैक्स को बढ़ाने का? जी हाँ, मैं तो ये कहूँगा कि इसको एक नया नाम दे दिया गया, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को उन्होंने बढ़ाने का, चूँकि उन्होंने वादा किया था कि 60 रुपीज़ के ऊपर उसको कैप करेंगे, तो अब उन्होंने नए नाम से एक नई लेवी के नाम के से वो पेट्रोलियम से ले रहे हैं। इसका मैं समझता हूँ पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। ये इसी तरह है कि जिस तरह हम किसी भी चीज़ को टैक्स करते हैं, और एक चूँकि ये आसान तरीका है। ढाका साहब, वो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी अलहदा से है जिससे मुतालिक अभी कंफर्मेशन तो नहीं, मगर वो अलहदा बढ़नी है। ये अभी अगर 2.5 बढ़ रहा है तो अगले साल 5 रुपये तक जाना है। ये IMF के अलहदा से कंप्लायंस है, मतलब बात एक ही कही जाए। जी हाँ, लेकिन जी हाँ, बिल्कुल एक ही बात है ना। आप पेट्रोल की कीमत में इजाफा एक टैक्स से करें, दूसरे टैक्स से करें, चाहे वो GST उस पर बढ़ा दें, किसी भी तरीके से आप करें तो ये आसान टैक्स के हासिल करने के एक ज़रिया है।
दुरुस्त हो गया। जैगम साहब, पेंशनर्स की तनख्वाह पर भी टैक्स 5% तक लगाया गया है कि अगर 8,33,000 रुपये माहाना आमदनी से ज़्यादा है तो 5% टैक्स अदा करेंगे। जो लोग पेंशन पे चल रहे हैं उनके भी इसके ऊपर बहुत से एतराज़ात सामने। क्या रियासती फलाही किरदार से इनहराफ है यहाँ पर, या जहाँ जहाँ लोग रजिस्टर्ड हैं, ब्लैक एंड वाइट में मौजूद हैं, ये सिर्फ टैक्स उन्हीं के लिए इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं? आमदनी होती है उसको बराबर गिना जाना चाहिए। कोई अच्छी आमदनी बुरी आमदनी नहीं होती। अगर कोई पेंशनर लाखों में पेंशन ले रहा है तो उसको टैक्स देना चाहिए, वो जाहिर है। अगर कोई हाई कोर्ट का जज रिटायर हुआ है और 10 लाख से ऊपर उसकी पेंशन है तो वो उसमें से टैक्स क्यों ना दे, उसको देना चाहिए। लेकिन जो गरीब लोग हैं या जिनकी कम पेंशन है, जाहिर है उनसे नहीं लेना चाहिए। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अभी जो गुफ्तगू हो रही थी वो बहुत ही अहम थी, मैं उसमें कुछ ऐड करना चाह रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का आपने सवाल उठाया जो बड़ा क्रूशल है और इस वक्त के हवाले से बहुत अहम है। हमारा मसला ये है कि हम ट्रांसफॉर्मेशन की जो मैनेजमेंट है उसमें बहुत बुरी तरह से मार खाते हैं, और ये कम से कम 35 साल से खा रहे हैं कि जब अहद बदलता है, दुनिया बदलती है, तो हम नहीं बदलते। जब कोल्ड वार खत्म हुई तो हमने एडजस्ट नहीं कर पाया, हम उसके बाद 2 दहाइयों तक कोल्ड वार मेंटालिटी में रहे। जब ग्लोबलाइजेशन आई तो हम एडजस्ट नहीं कर पाए, दुनिया बहुत आगे निकल गई, हम अपनी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ा सके, हम पुराने दौर में फंस गए। अभी जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आई है हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे। ये जो नारे लगाए जा रहे हैं ये झूठे नारे हैं। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एडजस्ट होने वाली आबादी बहुत छोटी आबादी, बहुत ही कम है। नौजवान लोगों की एक छोटी सी क्लास है जो एडजस्ट कर चुकी है। आप देखिए कि जो डिजिटल कोशिश में भी नहीं है। जैगम साहब साथ रहिएगा, डॉक्टर खाकान नजीब ने ज्वाइन किया है। वापस आपके ट्रांसफॉर्मेशन मैनेजमेंट का जो है इसके ऊपर आते हैं। खाकान नजीब साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सर, आपके ख्याल में बजट के अंदर डायरेक्शन है तो क्या डायरेक्शन है? पाकिस्तान जब ये बजट बनाने जा रहा था तो मैंने इस पे बारहा कहा भी और लिखा भी कि 78 साल हमारी हिस्ट्री में जितनी अच्छी टेल विंड इस बजट को बनाने के वक्त पे है वो पाकिस्तान में शायद बहुत कम मौके हैं जब आई है। जिसका मतलब है एक स्टेबिलिटी का काम है, यानी कि मैक्रो स्टेबिलिटी है। सो पेशेंट जो आईसीयू में था उसके वाइटल्स आप समझें स्टेबल हो गए हैं। आसान लफ्ज़ों में इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट यानी बैरूनी खसारा, हमारे रिज़र्व्स सब कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए थे। ग्लोबल और मल्टीलैटरल्स जो इंटरनेशनल पार्टनर्स थे और जो ग्लोबल कम्युनिटी थी वो आपके साथ खड़ी हो गई थी 10 मई के बाद। एक पॉलिटिकल हार्मनी थी मुल्क में, आप उसको जैसे भी समझें, इस वक्त एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। और जो आपके इम्पॉर्टेंट जो 2-3 एरियाज़ थे, आपने देखा कि पॉलिसी रेट बहुत नीचे था तो बिजनेसेस के लिए एक टेल विंड पैदा हुई, 22 से कहीं 11 पे आ गए। फिर आपने ये भी देखा कि कुछ बिजली में इंटरनेशनल तेल की कीमत बनाइन थी, ये बहुत बड़ा टेल विंड था, $60-65 की टेल विंड थी। अब इसमें जिसी लोगों की जो ये ख्वाहिश है कि बजट बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव होना चाहिए और वो जो स्ट्रक्चर्स हैं इकॉनमी के उनको दुरुस्त करे, ताकि पाकिस्तान की जो सिमत है एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ में, एक लो जिसे कहते हैं टैक्सेशन रिजीम में, एक एक्सपेंडिचर जो स्टेट का कम होता हुआ दिखाई दे, इस तरफ बजट को आगे बढ़ना चाहिए था। अगर आप ओवरऑल बजट का जायज़ा लें तो एक छोटी सी रिलीफ जिस तरह आप सैलरी लेती हैं उसमें 32 लाख तक आई है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल देता हूँ कि जो पहला 50,000 है, यानी कि 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम वाला जो है, मेरा ख्याल था उसको एग्जेम्प्ट कर देना चाहिए। अगर IMF को समझना हो तो ये बड़ा ही आसान है कि पिछले 3 साल में मुल्क में इन्फ्लेशन हुई है, उन्होंने कहा नहीं 2.5% ही आप इस पे छोड़ सकते हैं। चलें, कोई रिलीफ तो आई, जहाँ वो 5,000 देता था वो 2,500, देयर इज़ सम रिलीफ। 32 लाख तक कुछ रिलीफ है। इसी तरह आपने देखा कि 0.5% की एक रिलीफ जो है कहाँ पे आई, जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर में है, वो भी कुछ लोगों को मिली। इस पे आप एक फॉरवर्ड लुकिंग ये दे सकते थे कि आप कैसे इस कॉर्पोरेट टैक्स को कम करेंगे मुल्क में। एक अच्छी चीज़ जो हुई, जो आपने RDs और ACDs का एक फ्रेमवर्क दिया, ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है पाकिस्तान के लिए, जिसका मतलब ये है कि इंपोर्ट आसान बनाएंगे ताकि आप गाड़ियाँ असेंबल ना करें। और पाकिस्तान एक असेंबली यूनिट बन गया है, चाइना असेंबली यूनिट नहीं है, चाइना एक प्रोडक्शन यूनिट है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन असेंबलिंग अ कार एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन
डेवलपिंग एंड मेकिंग अ कार। सो पाकिस्तान एक असेंबली यूनिट, और वो भी इस क्वालिटी का बन गया है कि दुनिया में ना बत्ती बेच सकते हैं, ना मोबाइल असेंबल करके बेच सकते हैं, ना गाड़ी बेच सकते हैं। ये क्यों है? क्योंकि हमने अपनी कंपेटिटिवनेस को आगे नहीं बढ़ाया। सो इस सेंस में थोड़ी सी मूव जो है उस तरफ की गई। जो टैक्सेशन है वो मिनिमल है, इसलिए कि एनफोर्समेंट से पैसे लिए जा रहे हैं। 300 अरब की नई टैक्सेशन है जो इस मुल्क में की जा रही है, पर उसका कुछ बोझ आप पे पड़ेगा। जहाँ पे जीएसटी की एग्जेम्पशन उड़ी है आपको, चाहे वो सोलर पैनल हो, चाहे वो फाटा पाटा में एग्जेम्पशन उड़ी हो, जो कि ठीक है, आई मीन दैट्स इन द राइट डायरेक्शन वी हैव मूव्ड, बट उसका कुछ बोझ जो है वो लोगों पर पड़ेगा। प्रोसेस्ड फूड, कार्बन लेवी, 400 अरब तो 370 अरब के करीब तो हम एक्स्ट्रा ले लेंगे पीडीएल में ही, तो वो बोझ तो आप पे पड़ेगा। पर ओवरऑल जो 2 साल में बोझ पड़ता रहा है उससे बहुत कम बोझ आप पे पड़ेगा। इसको इस तरह समझ लेते हैं। जहाँ पे स्ट्रक्चर्स नहीं तब्दील हुए वहाँ पे हम इसकी थोड़ी सी क्रिटिकल भी कर लें। वो क्या है, आप चाहते थे कि यार ये 716 अरब जो पावर्टी का है ये सब्जेक्ट प्रोविंसेस का है, इसको प्रोविंसेस से शेयर करना चाहिए था। आप चाहते थे कि जो सब्सिडी है बिजली की वो 1300 से कम तो आपने की, 1000 अरब के करीब लाए, पर अगेन यू हैव नॉट बीन एबल टू मूव इनटू अ टारगेटेड सब्सिडी रिजीम। आज भी आप जनरल सब्सिडी रिजीम में हैं। इस तरह आपको जो बहुत बड़ा रूम मिला है वो मिला किस चीज़ से है कि आपके डेट सर्विसिंग कम हुई है, पर जो हुकूमत का अपना चलाने का निज़ाम है उसको आज भी बढ़ाना पड़ा है। सो लास्ट पॉइंट ये है कि जो हम कहते थे कि हम हुकूमत के साइज़ को कम करेंगे, उसका बेनिफिट उतनी कामयाबी से दिखाई नहीं दे रहा। वो लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल इसलिए होता कि लोग उससे रिलेट कर पाते। बहुत ज़बरदस्त तरीके से खाकान नजीब साहब ने सामने रख दिया है कि क्या है और कहाँ पे इसको क्रिटिकली एनालाइज करने की ज़रूरत है। मुशीर ख़जाना खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका खुर्रम शहजाद साहब ज्वाइन करने के लिए। 2 नुक्ते मैं आपसे पूछना चाहूँगी, एक राइट साइजिंग और एक प्राइवेटाइजेशन। ये हम गुज़श्ता साल सुनते रहे, कामयाब नहीं रही गवर्नमेंट पूरे साल में इन 2 मामलात को लेकर। आने वाले साल के लिए प्लान क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए ये दोनों बड़े अच्छे आपने पॉइंट्स रेस किए हैं, और गवर्नमेंट के लिए ये मैं बताता चलूँ कि ये आपको भी पता है और ये पब्लिक इंफॉर्मेशन है, अनाउंस्ड है कि हमारे जो प्राइवेटाइजेशन के एसेट्स हैं वो कौन से हैं और कौन से अब आगे जा रहे हैं, और लास्ट ईयर ऑफ कोर्स क्या वजूहत थी जिसकी बिना पे प्राइवेटाइजेशन जो है उसके वो कामयाब नहीं हो सकी, और इस साल क्या किया जा रहा है ऐसा जिसमें बेहतरी होगी और जिसमें लाइवलीहुड बहुत ज़्यादा है, और ये अब इस साल इट हैज़ टू टेक प्लेस। सेकेंडली आपने बात की राइट साइजिंग की। राइट साइजिंग बिल्कुल सही कहा आपने कि राइट साइजिंग जो है वो शुरू की है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, लेकिन मैं इससे रिस्पेक्टफुली डिसएग्री करूंगा कि वो जी कामयाब नहीं हुई। देखिए जी, सबसे पहली बात ये है कि राइट साइजिंग जो है ये ओवरनाइट तो नहीं होती, क्योंकि आप ये देखें कि फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसका साइज क्या है। फेडरल गवर्नमेंट का साइज है 43 मिनिस्ट्रीज, इनफैक्ट अभी हमने एक खत्म किए, मर्ज किए, और टोटल जो है डिपार्टमेंट जो है 400+ डिपार्टमेंट्स हैं। तो और इसका बजट आपको पता है कितना लास्ट ईयर था और इस साल क्या बेसिस हैं जिसकी वजह से चेंज किया गया है। तो जो राइट साइजिंग है उसमें वेव्स हैं, और मैं खुद भी उसका एक कमेटी का पार्ट हूँ राइट साइजिंग का, और मैं बता सकता हूँ कि जी उसमें हमने क्या प्रोग्रेस अभी तक की है। देखें तकरीबन 8 वेव्स हैं, 8 हिस्से हैं, जिसके अंदर हर वेव के अंदर 5-6 मिनिस्ट्रीज हैं, तो तकरीबन कोई 43 मिनिस्ट्रीज जो उसमें आ रही हैं, और इसकी असेसमेंट का जो कंप्लीशन टाइम है वो जून का एंड है, जिसमें काफी हद तक असेसमेंट्स हो चुकी हैं, बजट से लेकर इम्पैक्ट से लेकर। देखें आप ये देखें, हम एक कोलिशन गवर्नमेंट का पार्ट है और हमें एक बाइन के साथ चलना है, कोऑर्डिनेशन के साथ चलना है। उस सिलसिले में हमने बात करनी है, देखना है किसका कितना इम्पैक्ट है, किसका कितना बजट है, कौन कितना जो है इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है, किसकी वजह से इम्पैक्ट नहीं आ रहा। तो इसके असेसमेंट का प्रोसेस तो है। तो उसके अंदर आपने देखा होगा शुरू में 1.5 लाख पोस्ट जो है वो जो वेकेंट पोस्ट हैं उनको अबॉलिश करने का डिसीजन आया है, और उसके अंदर 40,000+ पोस्ट अबॉलिश हो चुकी हैं। और ये बाय डिजाइन है कि जी देखें, पहले जो है वो वाली पोस्ट हटानी है जो 3-3 साल से फिल ही नहीं हुई, तो पहले तो आप वो खत्म करें ना जी, ताकि आपको आगे जाके। खुर्रम साहब, पेस क्या रहेगी गवर्नमेंट की? सवाल यह है कि पेस क्या रहेगी? बीमारियां हम टारगेट कर लेते हैं, इलाज नहीं हो पाता उस तेजी से। नहीं, क्यों नहीं हो पाता इलाज? क्यों नहीं हो पाता?
मतलब हम तेजी से राइट साइजिंग में ये मिनिस्ट्रीज को और इन डिपार्टमेंट्स को नीचे लाते हुए हाफ तक कम से कम एफर्ट कर लेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा, राइट साइजिंग, प्राइवेटाइजेशन जी मैं बता रहा हूँ, एनर्जी प्राइवेटाइजेशन, आपके जो है एसओईस के रिफॉर्म्स हो रहे हैं। एसओईस के अंदर 24 को जो है वो डिक्लेयर किया गया है कि ये प्राइवेटाइजेशन में जाएंगी और वो ऐड हो गई है प्राइवेटाइजेशन के अंदर। पीआईए के अंदर 2 बड़े डील ब्रेकर्स थे लास्ट ईयर, जिसकी वजह से प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई। डील ब्रेकर्स को फिल किया गया, उनको बेहतर किया गया, जिसके अंदर इक्विटी के अंदर, उसके अंदर जो होल था, जो नई कंपनी बनी उसके अंदर, और दूसरा सेल्स टैक्स का इशू था, उसको हल किया गया, आईएमएफ के साथ बात की गई है। उसके अलावा एग्रीकल्चर पर टैक्स जो है वो उसकी लेजिस्लेशन, ये हिस्टोरिक चीज है ये। उसके अलावा राइट साइजिंग पे अमल काफी आगे तक आ गया है। ऐसा नहीं हो सकता कि राइट साइजिंग के अंदर हम 6 महीना 8 महीना पहले शुरू करें और आज आपके पास 43 में से 1-2 डिपार्टमेंट्स हों या 1-2 मिनिस्ट्रीज हों, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन देखें इंटेंट क्या, और जैसे एफएम कहते, फाइनेंस मिनिस्टर भी कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या टैक्सेस कम करने का आगाज हो चुका है? जी हो चुका है। क्या रिफॉर्म्स के प्रोसेस में कुछ एक्शन लिए गए? बिल्कुल हुए हैं। प्राइवेटाइजेशन के अंदर चलिए, विशिंग द बेस्ट गवर्नमेंट को। इसके लिए मुझे एक और बात का जवाब दीजिएगा खुर्रम साहब। 415 अरब रुपए के नए टैक्स लगा रहे हैं अवाम पर। एनर्जी नहीं लगा रहे, सुने, एनर्जी के अंदर कॉस्ट को कम किया गया है, पूरी रिवैम्पिंग हो रही है, तकरीबन को 3 ट्रिलियन रुपए का फायदा जो है किया गया है नेगोशिएशंस के थ्रू। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रिकवरी हुई है, प्रोसेस चल रहा है, एफबीआर की पूरी डिजिटाइजेशन हो रही है, एफबीआर का टर्न अराउंड हो रहा है, पूरा पॉलिसी को। सर एफबीआर के ऊपर अभी तक कोई डायरेक्शन दिख नहीं रही है। अभी हमें बातें नजर आ रही है, इन डिटेल जब एफबीआर सामने ला के रखेगा किस तरह से रीस्ट्रक्चर करके वो ग्राउंड तक जा रहे हैं, तब हमें पता चलेगा। नहीं, आपका क्वेश्चन क्या है, मैं उसका जवाब देता हूँ। मैं उस सवाल को रखे, मेरा सवाल ये करने लगी थी आपसे, जो 415 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने जा रहे हैं, अवाम पे बोझ तो आएगा, महंगाई कंट्रोल में रहेगी या महंगाई भी आने वाले 6 महीने में हम बढ़ती देखेंगे? नहीं, महंगाई क्यों बढ़ेगी मुझे बताएं ना। ये तो कंसोलिडेशन का बजट है, इसमें तो उस वक्त महंगाई बढ़ेगी ना कि जब आपके जो है टैक्सेस बहुत भरपूर लगे। देखिए 2 ट्रिलियन के टैक्सेस अगर ऐड हो रहे हैं, यानी कि आपका जो टारगेट है वो तकरीबन 1.5-2 ट्रिलियन ऐड हो रहा है, ठीक है, यानी कि आपने आगे बढ़ना है। उसके अंदर 3 हिस्से होते हैं ना, 12% की ग्रोथ या 10 से 11% की ग्रोथ, तो आपकी टोटल ग्रोथ प्लस इन्फ्लेशन की वजह से आ जाती है ना नेचुरली, ठीक है। उसके बाद आप कुछ स्टेप्स लेते हैं और इन्फोर्समेंट के स्टेप्स हैं वो। आपने स्पीच पढ़ी है पूरी, आपने बजट पूरा देखा है? बिल्कुल पढ़ी है, बिल्कुल खुर्रमशद साहब। इन्फोर्समेंट के थ्रू 450 अरब रुपया किया जाएगा और लास्ट ईयर भी किया गया है 400 बिलियन प्लस। तब जाके आईएमएफ ने हमें ये मौका दिया है कि जी आप कर सकते हैं इन्फोर्समेंट, जाएं आगे 400 अरब रुपए इन्फोर्समेंट से करें, यानी कि जिनसे टैक्स नहीं लिया जा रहा उनसे लें। आपको पता है जो उनके ऊपर भी जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, जो एलिजिबल हैं टैक्स नहीं दे रहे हैं, उनके ऊपर उनको बैंक अकाउंट नहीं खोलने देंगे, उनको रियल एस्टेट नहीं खरीदने देंगे, गाड़ी नहीं खरीदने देंगे। ये क्या चीजें, ये पहले हुई है कभी? मुझे बताएं। बातें होती थी ना, लेट्स टॉक अबाउट दीस थिंग्स जो हो गई हैं, जो होने जा रही है। एग्रीड। ये तो प्रैक्टिकलिटी में इनका इम्प्लीमेंटेशन हमें बताएगा कि कहां तक पहुंचे हैं। मैं आपकी इन्हीं बातों पे खाकान नजीब साहब जरा कमेंट कर दीजिएगा। जो जी खुर्रमशद साहब, खाकान नजीब साहब एक तो कमेंट कर दीजिएगा, दूसरा बरामदात के लिए जो इक़दामात लिए गए हैं ये काफी रिलीफ है। जी कहिए। इन्फोर्समेंट हुई है तभी तो आईएमएफ के साथ ये डील, ये डिस्कशन हुआ है कि जी इन्फोर्समेंट कर सकते हैं। आपको पता है आईएमएफ जब हम पहले कर रहे थे लास्ट बजट में, तो आईएमएफ या हमारे जो भी फंड के साथ नेगोशिएशन होती थी उसमें ये कहते थे कि जी इन्फोर्समेंट आप करते ही नहीं है, तो इसलिए आप बजट में जो है ना टैक्सेस ऐड करें और हमें जो है बजट टैक्सेस दुरुस्त हो गया खुर्रम साहब। ठीक है जी, खाकान नजीब साहब। सो देखिए, अगर आप इस बजट को समझें तो ये एक मालियाती कंसोलिडेशन, यानी कि मालियाती खसारा इस साल 5.6% है। अगले साल एक एम्बिशियसली आईएमएफ ये चाहती है कि इसको हम 3.9% पे ले आएँ। बड़े कम साल ऐसे गुजरे हैं जब पाकिस्तान 3s में आया है इतनी फिस्कल कंसोलिडेशन करने के लिए। उसके लिए 312 अरब रुपए के तकरीबन नए टैक्सेस हैं, वो बजट में मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। तकरीबन 400 अरब की, जिसको आप कहते हैं ना कि हम करेंगे इन्फोर्समेंट, उसका मतलब ये होता है जहाँ पे टैक्स गैप्स हैं वो भी इकॉनमी से ही टैक्सेस निकलने हैं, कहीं बाहर से नहीं आने। उसका मतलब है जहाँ पे टैक्स लगा हुआ है और
नहीं कलेक्ट हो रहा, चाहे वो जीएसटी का फेलियर हो, इनकम का फेलियर हो, कस्टम्स पे हो, उसको रिकवर किया जाएगा। तो तकरीबन आपको 700 अरब के ये नए टैक्सेस अगले साल में लेने हैं। ये भी याद रखिए जो एक बहुत बड़ा जंप है वो है पीडीएल में, जिसमें तकरीबन 300 प्लस अरब जो है वो नया कलेक्ट करना है। बट हैविंग सेड दैट, जैसे मैंने कहा कि कुछ एरियाज़ में आपको रिलीफ भी आई है, इनकम में भी, कॉर्पोरेट साइड पे भी, और कुछ रिलीफ टीचर्स का एक आई थिंक पुराना देरीना मुतालबा था, उसमें भी कुछ रिलीफ आई है। जो अच्छी चीज़ है, जो नए टैक्सेस का इजरा है वो बहुत हैवी ऑन इनकम और कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं है। सो दैट काइंड ऑफ टेक्स द वेट अवे फ्रॉम देम, एंड व्हाट वन होप्स इज कि जो रिटेल और होलसेल है, जिसमें हुकूमत ने अभी कोई डायरेक्शनली नहीं बताया कि क्या करना चाहते हैं, मैं समझ सकता हूं कि वो एनफोर्समेंट से जाके उस पर पैसे लेंगे। उसका दूसरा तरीका ये था कि 1000 अरब सारे पाकिस्तान में 37 लाख रिटेलर है उस पर लगा देते। दैट्स वन वे ऑफ थिंकिंग अबाउट इट। बट हुकूमत को अच्छा फिर स्पेस मिल गई है कि अगले 12 महीने में ये काम करें, एंड आई रियली होप कि वो ये काम कर पाएंगे। देखिए, जब हम कहते हैं ना कि आपने एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट करनी है इस मुल्क में, IMF भी उसको ऑस्टेरिटी से कंफ्यूज कर रहा है, और अथॉरिटीज़ भी आज नहीं हमेशा ये समझते हैं कि वो एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट इज़ अबाउट ऑस्टेरिटी। इट इज़ नॉट अबाउट ऑस्टेरिटी एट ऑल। इट इज़ अबाउट सेइंग कि जो प्रोविंसेस का काम है, 17 सब्जेक्ट कवानीन के मुताबिक, जो कानून है मुल्क का, जो 18वीं तरमीम है मुल्क की, वो ये कहता है कि वो प्रोविंसेस के हैं। इसमें देर इज़ नो आई और यू और एनी वन कैनॉट से कि इसको किसी और तरह होना चाहिए। फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, एजुकेशन, ज़कात, उशर, क्लाइमेट, पावर्टी, ये सब किसके सब्जेक्ट्स हैं? ये सब नीचे के सब्जेक्ट्स हैं। वी शुड बी सपोर्टिंग द फेडरल गवर्नमेंट इन सेइंग कि आपको 716 अरब रुपए खर्च करने की पावर्टी पे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको प्रोविंसेस से शेयर होना चाहिए। वफाक इस वक्त आपके अथॉरिटीज़ ने आपको ख़ुद ये बताया, ये ज़रा सुन लीजिए कि वफाक कितना प्रेशर में है। ये बजट साजी आसान नहीं है उनके लिए। वफाक जब प्रोविंशियल शेयर 8200 अरब का दे देता है तो उसके पास पैसे बचते हैं टोटल 11000 अरब। उसमें से 8200 उसने फिर देना है किस चीज़ में? इंटरेस्ट पेमेंट में। अब टोटल उनके पास जो पैसे बचे वो 2865 अरब रुपए बचे। डिफेंस भी करना है, पूरी हुकूमत भी चलानी है, सब्सिडी भी देनी है, तो उसको 6500 अरब जो है वो बोरो करना पड़ेगा। देखिए, इस कंडीशन में जो एक्चुअल रिफॉर्म का स्ट्रक्चर है, मैं सिर्फ इसको ख़त्म कर लूँ, ये डायरेक्शनली बजट ठीक है, बट स्ट्रक्चरली बजट को चेंज करना एक बड़ी फ़र्क बात है। ऑन दी इवन टैक्स साइड जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं अच्छे हैं, आप उसकी और डेप्थ क्रिएट कर सकते हैं, ज़रूर कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में अगले साल इस साल के मुताबिक इन्फ्लेशन ज़्यादा होगी, इसलिए कि हम बेस इफेक्ट से निकल जाएंगे, और कुछ इकॉनमी जब मूव करेगी तो डिमांड क्रिएट होगी। 11% पे मैडम आप गाड़ी लेंगी, कोई और दुकान खोलेगा, कोई मैन्युफैक्चरिंग खोलेगा, बोरो करेगा, तो एक डिमांड क्रिएट होगी। तो अगले साल 7.5% वापस आऊंगी खुरम की तरफ, जो कह रहे थे कि क्यों होगी इन्फ्लेशन आएगी, मगर ये जो खाकान नजीब ने एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट की बात की है कि जो सूबों का काम है वो उन तक चले जाना चाहिए, ये प्रोसेस तेज नहीं हो सकता, तो क्यों नहीं हो सकता? नहीं, आई थिंक देखें, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल विल चाहिए। अभी जो इस वक्त सिचुएशन है, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज आर रूलिंग डिफरेंट प्रोविंसेस, और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो एकदम से तो किसी भी इस तरह के एक्सपेंस को, और पर्टिकुलरली अगर वो प्रो पुअर एक्सपेंडिचर में ये फॉल करता है, जो अभी खाकान साहब हाईलाइट कर रहे हैं, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत इस दफ़ा 716 अरब रुपए रखे गए हैं, तो वो एक कोई वन गो में तो नहीं ये इतना बड़ा एक्सपेंस प्रोविंसेस को शिफ्ट किया जा सकता, उसकी बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल रिपरकशंस हैं। तो इवेंचुअली गवर्नमेंट इज़ कॉग्निजेंट ऑफ दिस, और इसीलिए अगर आप देखें तो एक बड़ा जो सोच समझ के फैसला इस कंसोलिडेशन के दौरान हुआ है, उसमें जो ये बजट डेफिसिट 3.9 पे लाने की कोशिश हो रही है, जिसका अभी खाकान साहब भी जिक्र कर रहे थे, उसमें तकरीबन 1.46 ट्रिलियन प्रोविंशियल कैश सरप्लस है जो उन्होंने जनरेट करके देना है फेडरल गवर्नमेंट को, तो ओनली देन दिस टारगेट विल बी अचीव्ड। तो इवेंचुअली अब अगर ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अपने
एक सरप्लस के साथ बजट डिज़ाइन करेंगे इस साल, तो ग्रेजुअली उसको अगले साल ठीक है। दीप साहब, गवर्नमेंट पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा तो आगे सरप्लस की बात कर रहे हैं, वहां पे तो सरप्लस ही दिखाई दे रहा था। ढाका साहब, मैं आपकी जानिब आऊं, बरामदात पर मबनी मईशत की तरफ मुंतकिल होने के लिए जो बजट है उसकी आपको हुकूमती पॉलिसी हो या कस्टम इस्लाहात हो या रिलीफ हो, ये तमाम इक़दाम इनफ लगते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट को ग्रोथ देंगे? देखिए, एक बात का मैं ज़रूर जिक्र करूंगा जिसका बहुत कम अभी तक हम डिस्कशन कर सके हैं, वो ये है कि पहली नेशनल टैरिफ पॉलिसी पाकिस्तान की तारीख की वो हमने 2019 में, खुशकिस्मती से उस वक्त मैं सेक्रेटरी कॉमर्स था और रज़ाक दाऊद साहब थे मिनिस्टर, तो उस वक्त हमने पहली दफ़ा कहा था कि टैरिफ पॉलिसी बोर्ड बनना चाहिए और टैरिफ पॉलिसी होनी चाहिए जिसके तहत जो ख़ाम माल के ऊपर से ज़ीरो की GI ड्यूटी। अब उसी टैरिफ पॉलिसी को रिहैश करके इस गवर्नमेंट ने दोबारा इंट्रोड्यूस किया है और मैं ज़रूर इस बात पर इनको मुबारकबाद दूँगा कि इन्होंने एक बहुत बड़ी तादाद में टैरिफ लाइन्स के ऊपर ज़ीरो ड्यूटी कर दी है। उससे यकीनन हमारी इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा और एक्सपोर्ट्स को भी फ़ायदा होगा और हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये यकीनन एक अच्छा इक़दाम है, लेकिन उसके साथ हमें ये देखना चाहिए कि जो इंपोर्ट लिबरलाइजेशन है, टैरिफ लिबरलाइजेशन, वो कहीं हमारी इंपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ा के ये जो हमने स्टेबिलिटी हासिल की है उसको रिस्क में ना डालें। तो इसको बहुत ही कैलिब्रेट करके आहिस्ता आहिस्ता चलाना होगा हर टैरिफ लाइन को देख के, और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह की टीम बैठी है वो इंशाल्लाह उसको अच्छी तरह चलाएंगे। इसको मैं ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। दिस इज़ प्रो इंडस्ट्री एंड प्रो एक्सपोर्ट्स। ठीक हो गया जी। एक खुर्रम शहजाद साहब, वैसे तो हेडलाइन ब्रेक की तरफ जाने, लेकिन जाते जाते एप्रिसिएशन यकीनन गवर्नमेंट को मिल रही है, बार बार डायरेक्शन की बात भी कर रहे हैं, लेकिन क्या जो रिफॉर्म्स दरकार हैं वो ग्राउंड तक पहुंचा पाएंगे? एक लंबा प्रोसेस दरकार है, मतलब हम ये एक्सपेक्ट करें कि 1 साल नहीं, हमें 2 से 4 साल की डायरेक्शन दरकार है, तो क्या वो कंटिन्यूटी मिलेगी इस बजट को और आने वाले दिनों को? जी, मुझे लगता है बिल्कुल इसमें विलिंगनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, और देखें इससे रिफ्लेक्ट होती है ना, वेरिएशन जो हुई है वो हिस्ट्री में कभी नहीं हुई और इतना आसान नहीं था। मैं आपको बता सकता हूं कि 4 गवर्नमेंट्स को और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलके और डिफरेंट माइंडसेट्स, डिफरेंट इकोनॉमिक जो है वो फोकस के साथ मिलके ये करना, जिसमें देखें पंजाब ने किया, KP ने किया, बहुत बड़ी बात है, फिर सिंध ने किया, बलूचिस्तान ने किया, सब ने किया लबैक का इकोनॉमिक प्रायोरिटी को ओवर पॉलिटिकल प्रायोरिटी। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इस तरह की चीजें जो है डिफरेंट एरियाज में हो रही हैं। इस अमर की जरूरत है कि कंटिन्यूटी चले और सपोर्ट रहे और रिफॉर्म को जो है हम आगे लेके जा सकें। रिफॉर्म इज द वे फॉरवर्ड। और यूनुस दागा साहब ने बिल्कुल सही बात की कि ये जो इतना बड़ा रिफॉर्म हुआ है ये टैरिफ का, इस पर बहुत कम बात हो रही है। हम एक्सपेंडिचर की बात कर सकते हैं कि जी टैक्सेस नए लग रहे हैं, पुराने लग रहे हैं, आगे हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं। ये स्ट्रेटेजिक ईस्ट एशिया मूवमेंट जो कहते हैं ना फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसे नहीं कहते, ये एक्चुअली कहा गया भी है इस तरह से, उसको जो है इस तरह से जो है फ्रेम किया गया है कि दुनिया कह रही है कि जी ये आप करेंगे तो आपके ममालिक की बहुत सारी इस तरह की एविडेंसेस मौजूद हैं जिसमें 1, 2, 3 सालों में आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो ग्रेटली आउटवे करती हैं, क्योंकि जब आप मार्केट खोलते हैं तो एंटी एक्सपोर्ट बायस जो है ना वो खत्म होती है। आपका जो अपना बिजनेसमैन है, अपनी इंडस्ट्री है, वो कंपेटिटिव होती है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बेहतर होती हैं और मार्केट में आप जाते हैं, निकलते हैं बाहर। प्रोटेक्शनिज्म को जो है वो बिल्कुल डिस्करेज करना चाहिए। ठीक है खुर्रम शहजाद साहब, मुझे यहाँ रुकना पड़ेगा। आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। बजट 2025-26 पर हम बात कर रहे हैं। रियल स्टेट के शोबे के लिए अहम रिलीफ और इस्लाहात का ऐलान किया गया है। विद होल्डिंग टैक्स को 3 मुख्तलिफ दर्जों में नुमायां तौर पर कम किया गया है। 4% से कम होकर 2.5%, 3.5% से कम होकर 2% और 3% से कम होकर 1.5% कर दिया गया है। इसी तरह तिजारती जायदाद, प्लॉट्स और मकानात की मुंतकली पर आयद 7% विफाकी एक्साइज ड्यूटी को ख़त्म किया गया है, जबकि इस्लामाबाद में असासों और डिपॉजिट के हुसूल पर स्टैंप ड्यूटी 4% से घटाकर सिर्फ 1% कर दी गई है। 10 मरले तक के घरों और 2000 मुरब्बा फीट तक के फ्लैट्स पर खरीदारी के लिए टैक्स क्रेडिट मुतारिफ करवाया गया है ताकि मॉर्गेज फाइनेंसिंग की हौसला अफजाई की जा सके। हुकूमत ने सस्ते कर्जे, सब्सिडी और रिहायशी कर्जा जाती निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए भी इक़दामात किए हैं, जबकि बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को घरों की खरीदो फरोख्त
या फिर तामीरात पर वफाकी एक्साइज ड्यूटी से छूट देने और टैक्स में सहूलत फराहम करने की तजावीज़ दी गई हैं। रियल स्टेट के माहिरीन ने बजट को खुशाइन करार दिया है और कहा है कि इसमें मजमूई तौर पर जायदाद से मुताल्लिक़ा उमूर को बेहतर अंदाज में पेश किया गया है। तहम उनका ये मुतालबा है कि हुकूमत मुस्तकिल 5 साला पॉलिसी दे ताकि सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो। दूसरी जानिब यह भी कहा जा रहा है कि अक्सर औकात हुकूमत की तरफ से ऐलानात तो कर दिए जाते हैं लेकिन उन पर बाकायदा कानूनी अमल दरामद नहीं होता है। उनके मुताबिक मौजूदा बजट का फौरी असर रियल स्टेट मार्केट पर नहीं पड़ेगा क्योंकि सरमायाकार इंतज़ार करेगा कि ऐलानात पर अमली इक़दाम कब होते हैं और उसे हकीकतन कितना फ़ायदा होता है। यानी सरमायाकार पहले ये सोचे और देखेगा कि इससे फ़ायदा हो रहा है, आया पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है तो वो इस जानिब कदम उठाएगा। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। अभी पिछले हिस्से में यूनुस ढागा साहब जब हमसे बात कर रहे थे तो वो ये कह रहे थे कि जिन सेक्टर्स के लिए एक बेहतर इक़दामात नज़र आते हैं, फ़ायदे में दिखते हैं, सैलरीड क्लास, रियल स्टेट, फाटा पाटा और एक नया टैक्स फॉर्म का इजरा करना, ये वो इसको पॉजिटिव चीज़ों के अंदर बात कर रहे थे। इस वक्त हम इसी मामले पर बात करेंगे कि रियल स्टेट सेक्टर किस तरीके से बजट को देख रहा है, वेलकम कर रहा है, खदशात हैं तो क्यों हैं, क्या जो तजावीज़ दी गई थी वो सुन ली गई। हमें ज्वाइन करेंगे फॉर्मर प्रेसिडेंट IAEA चौधरी अब्दुल रऊफ, सरदार ताहिर महमूद प्रेसिडेंट फेडरेशन एंड रियल्टर के हैं, मोहम्मद एहसन मलिक रियल स्टेट से ताल्लुक़ रखते हैं, लाहौर स्टूडियो में हैं, चेयरमैन आबाद हसन बख्शी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। एहसन मलिक साहब आप यहाँ पर मौजूद हैं। सबसे पहले तो आपसे ही जान लेते हैं कि बजट को लेकर एक तो विद होल्डिंग टैक्स में कमी का ऐलान किया गया है, जायदाद की खरीदो फरोख्त पर इसके असरात क्या होंगे और मजमूई तौर पर आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं कल के बजट का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयशा, मैं एक पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए बजट के ऊपर मैं काफ़ी अरसे से इस पे काम कर रहा था बजट पे, और FBR के बारे में जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो बरमला तमाम मीडिया चैनल्स पे हम उनका इजहार करते थे। कल एक मीडिया हाउस पे फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए और उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया कि लोग नॉन फाइलर की बात हो रही थी या टैक्स पेयर्स की बात हो रही थी, लोग टैक्स पे करना चाहते हैं मगर FBR की वजह से वो टैक्स नेट में नहीं आते। एक तो ये बहुत बड़ी चार्जशीट थी चेयरमैन FBR के अगेंस्ट, और दूसरी इटसेल्फ उनके अगेंस्ट भी कि ये दूसरा बजट वो पेश कर रहे हैं। बीइंग ए HBL प्रेसिडेंट उन्होंने भी चीज़ें फेस की होंगी, तो इस पर्सपेक्टिव को चेंज करने के लिए उन्होंने क्या इकदामात किए, सवाए डंडा पकड़ के आप परसेंटेज सैलरीड और बिजनेसमैन क्लास पे आपने टैक्सेस की परसेंटेज को बढ़ा के, इसके अलावा आपने ऐसे कौन से मेजर लिए। दूसरी जो बाकी दोस्त में भी बात करेंगे, हमारा प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा राइट है हम उसको भी फेवर समझते हैं। जहाँ तक बात है, आप FED की बात करें, तमाम मीडिया उसको बार बार 7% FED ख़त्म, वो 7% नॉन फाइलर के लिए थी, फाइलर के लिए वो 3% थी। ठीक है, अबॉलिश हो गई, बट वो 3 महीने पहले डिसीजन हुआ, IMF ने अप्रूवल दे दी, गवर्नमेंट ने वो पैसे मतलब लोगों के अकाउंट से निकलवाने के लिए या जो बहालत मजबूरी ट्रांजैक्शन कर रहे थे कि उनसे भी निचोड़ लिए जाए वो पैसे, और इसको बजट तक प्रोलॉन्ग करवाया गया। अच्छा, 3 महीने पहले का फैसला है ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी। बिल्कुल, ये बाकी जिस तरह ये अपने ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं लोगों के अकाउंटों से पैसे निकालने के, इसका ऑर्डिनेंस भी आ सकता था, इसका SRO भी आ सकता था, पर इंटेंशनली FBR ने लोगों से पैसे लेने के लिए, जैसे हमें उम्मीद थी कि इस दफा ये लेट फाइलर वाली जो एक शिक है इसको खत्म करेंगे, बट उन्होंने उसको भी टच नहीं किया बिल्कुल भी। मतलब मुझे लग रहा है अभी आपको थोड़ा सा है कि चीज़ों को प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं किया गया। वापस आते हैं चौधरी अब्दुल रऊफ साहब, आपसे जान लेते हैं फेडरल एक्साइज ड्यूटी पर। तो एहसन साहब कह रहे हैं कि ये तो ऑलरेडी फैसला हो चुका था, बल्कि इसको डिले किया गया है बजट तक के लिए। विद होल्डिंग टैक्स में कमी का ऐलान हुआ है और पिछले एक पूरे साल में हमने देखा कि इंटरेस्ट रेट भी नीचे गया है। सो चीज़ों को अगर देखा जाए कि इस सेक्टर के अंदर खरीदो फरोख्त के अंदर एक बूम, एक ग्रोथ नजर आती है, इन चीज़ों के इम्पैक्ट क्या है आने वाले दिनों में? जी थैंक यू आयशा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि एहसन भाई ने जो बात को डिफ़ाइन किया है, मैं इसके अगेंस्ट में नहीं जाऊँगा। सिर्फ इतना बताऊँगा कि गवर्नमेंट ने जिस तरीके से रियल स्टेट के शोबे की सरपरस्ती की है इस बजट में, मैं रियल स्टेट के साथ जुड़े हुए तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ।
और उनको ये इंश्योर करता हूँ कि जो हमारे मुल्क पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, जिसको रियल स्टेट इंडस्ट्री कहा जाए, तामीराती शोबे के साथ कोई बात की जाए, या जो भी अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें एक आपको कल से एक एनर्जी नज़र आई है। और मैं ये समझता हूँ कि मुल्क पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमारी अजीम अफवाज ने अपना रोल प्ले करके पूरी दुनिया में अपना सिक्का बिठाया है, तो अब ये शोबा जो है ये इस इंडस्ट्री को इतना परवान चढ़ाएं, हुकूमत पाकिस्तान ना सिर्फ FBI इसकी सरपरस्ती करे, बल्कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए तमाम लोग इसकी सरपरस्ती करें। और जिस तरह गेन टैक्स में कमी हुई है, एतमाद बढ़ेगा ओवरसीज़ का, और मुल्क पाकिस्तान के जिस तरीके से पासपोर्ट की वर्थ की हमेशा बात की जाती है, तो ये 22 से 27 करोड़ की जो अवाम है, जो ये मुल्क है, उनका एक बुनियादी हक है अपना घर बनाना, अपना प्लॉट बनाना। और उस पर जब हुकूमत पाकिस्तान सरपरस्ती करती हुई नज़र आएगी तो मुल्क पाकिस्तान की ग्रोथ होगी, इकॉनमी बढ़ेगी। और मैं इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर साहब को भी बड़ा एक्नॉलेज करता हूं कि उन्होंने कहा है कि टैक्स में इसमें कोई कमी नहीं आएगी, टैक्स मज़ीद बढ़ेंगे। सिर्फ क्या होगा कि उस टैक्स रेवेन्यू की शेप बढ़ गई है, सेलर और परचेजर का ख्याल रखा जाता है। अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको इम्प्रूव किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। और मैं ये समझता हूँ कि आज हमें कोई नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए, हमें पॉजिटिविटी की तरफ जाना चाहिए। और काफ़ी अरसे बाद, रियल स्टेट के तकरीबन पिछले 1-2 सालों के बाद, ये जो एक खुशी की खबर मैं समझता हूँ, मैं अपने तजर्बे के साथ ये समझता हूँ कि आप देखेंगे कि मुल्क पाकिस्तान में अब इस शोबे ने हमेशा, यानी कि जब रूल ऑन किया है या मूव हुआ है, तो ये जब व्हील घूमता है तो इसके साथ मुल्क की तमाम अलाइड इंडस्ट्रीज जो हैं वो आपको तरक्की करती हुई नजर आएंगी, रोजगार बढ़ेगा। लोगों के साथ जो रेवेन्यू हमेशा ओवरसीज से आता है तो वो सिर्फ रियल स्टेट के शोबा से आता है। और मैं ये समझता हूँ कि इस शोबा की जो तरक्की होगी उससे मुल्क पाकिस्तान की तरक्की होगी। और मैं अपनी कम्युनिटी के तमाम लोगों को कहता हूं कि ठीक है कि हर चीज़ एक दिन में ठीक करना यानी कि इम्पॉसिबल होता है, मुश्किल होता है। जो पिछले कई सालों से हम FBI और हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबात कर रहे थे, अब हुकूमत पाकिस्तान एक पाथ पे है, एक रास्ते पे चढ़ गई है। और हर आए दिन आप देखेंगे कि चीज़ें ठीक होती हुई आएंगी। और मैं एहसन भाई और इसके साथ भी लोगों को कहता हूं कि जिन चीज़ों को हमें यानी कि इस वक्त प्रोवाइड किया गया है, हमें उसको एक्नॉलेज करना है। और मुल्क पाकिस्तान में हुकूमतों को हमेशा, हमने जब भी छोटे से बड़े हो गए हैं, देखा है कि जब भी बजट आता है हम चीखते हैं, पुकारते हैं कि ये गलत हो गया, सो गलत हो गया। मैं मीडिया से भी और अपने रियल स्टेट के लोगों से भी कहता हूं कि जो काम हुकूमत पाकिस्तान ने ठीक किए हैं, जिसमें हमें फेवर्स दी गई हैं, जिसमें हमें फैसिलिटेट किया गया है, हम ना सिर्फ उनको एक्नॉलेज करते हैं बल्कि अप्रिशिएट करते हैं। और आप देखेंगे कि मुल्क पाकिस्तान में एक बेहतरीन रोजगार जो जी, ठीक है। रऊफ साहब साथ ही रहिएगा। सरदार ताहिर महमूद हमारे साथ है। ताहिर महमूद साहब, हुकूमत ने विदहोल्डिंग टैक्स में कमी का ऐलान किया और स्टैंप ड्यूटी भी कम की है, पर एक्सपेक्टेशन है या जो आप लोगों की तजावीज़ थी उसी के मुताबिक है? और आप क्या समझते हैं कि ये टैक्स जो रिफॉर्म्स या इस्लाहात रियल स्टेट सेक्टर के अंदर जो मुतालबे के मुताबिक की गई हैं, ये मार्केट जमूद को तोड़ पाएंगी? थैंक यू वेरी मच आयशा। सबसे पहले तो मैं सब जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और बहुत शुक्रिया आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए। और इस शोबा से मुंसलिक बेशुमार ऐसे लोग जो इस वक्त आलमोस्ट 20 मिलियन हम हाउसिंग यूनिट्स की डेफिशिएंसी में, हर साल उसमें इजाफा होता जा रहा है, और उन तमाम लोगों के लिए ये खुश आइंद बात है कि एक तो जो परचेज़ के ऊपर जो टैक्स है, बेसिकली हमारा इशू ये था कि मार्केट में बायर आ नहीं रहा था और सेंटिमेंट ये था कि परचेज़ करेंगे तो उसके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा थे। इन स्टैम्प ड्यूटी 236K और फिर सेल के टाइम डेफिनेटली 236C। तो जो परचेज़ के एक परचेज़र को पूरी दुनिया से, चाहे वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो या पाकिस्तान में अंदर लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, 26 करोड़ लोग हैं ऑलमोस्ट, हम 24 से 26 करोड़ एक्चुअली। तो उन जिन लोगों ने घर बनाना है वो ये इंतज़ार नहीं करेंगे कि अब कुछ चीज़ें हमारी पहले ये फिक्स हो जाएं तो फिर हम घर बनाएंगे। हमारे पास रियल डिमांड है। दुबई में 2 करोड़ की टोटल पॉपुलेशन है और उसमें से 30 लाख 40 लाख लोग लोकल हैं, बाकी सारे एक्सपर्ट्स हैं। हम पाकिस्तान में बैठे हैं जहां पे रियल डिमांड है रियल स्टेट और हाउसिंग के सेक्टर की। मैं ये समझता हूं कि जो चीज़ें फिक्स करने की ज़रूरत है, एक रेगुलेटर बनाने की ज़रूरत है, जो अप्रूवल्स हैं वो वन विंडो के ज़रिए हों, और साथ ये जो टैक्स में FED का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हम ये देखते हैं कि 3 से लेके 7% तक
अगर फेडरल एक्साइज ड्यूटी कम हुई है तो इसका आपको मार्केट में इंतहाई पॉजिटिव, पिछले 3 महीने से जब ये डिसीजन हुआ था इस वक्त तक बेशुमार लोगों ने अपनी ट्रांजैक्शन होल्ड की हुई थी कि हम ये जैसे ही बजट में ये पास होगा तो उसके बाद हम अपनी ट्रांसफर जो है वो मटीरियलाइज करेंगे। अगर हमारी 70 या 80% चीज़ें ठीक हुई हैं तो बेहतरी की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहती है। जो चीज़ें रह गई हैं उनके लिए हम जो है वो अपनी कोशिश जारी रखेंगे। देखिए, मॉर्गेज की फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाया जा रहा है, उसकी वजह से भी नया मार्केट में बायर क्रिएट होगा जो सैलरीड क्लास 50,000 से लेके 50,000 से लेके मैं सर आती हूँ ये मॉर्गेज फाइनेंसिंग की तरफ भी आते हैं। हमारे साथ चेयरमैन आबाद हसन बख्शी साहब भी मौजूद हैं, उन्हें भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। हसन बख्शी साहब, ये फरमाइएगा कि जो गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत की तरफ से बजट में ऐलान किया गया इस सेक्टर के लिए, रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, माजी की शिकायत का अजाला हो गया है? क्या ग्रोथ देखते हैं आने वाले साल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, 2-3 चीज़ें बहुत पॉजिटिव हुई हैं। जैसे FED का एबॉलिश करना, वो पॉजिटिव है। इस्लामाबाद में स्टैम्प ड्यूटी 4% से 1% पे लाना, वो बहुत खुशाइन चीज़ है। और इसी तरह मॉर्गेज फाइनेंसिंग में भी इन्होंने जो इंस्टॉलमेंट हम रीपे करते हैं उसको अलाउ कर दिया कि एक्सपेंसेस में डाल सकें। ये सब कस्टमर के लिए अच्छी चीज़ें हुई हैं। हाउएवर जो इन्होंने 236C का टैक्स 1.5% कम किया है। पहले ये होता, देखिए किसी भी ट्रांजैक्शन में फाइलर की दे आर 2 पीपल इन्वॉल्व, 1 इज बायर एंड 1 इज सेलर। सो पहले ये इक्वल था, 3 करके 6% था, 3% बायर देता था, 3% सेलर देता था। अब इन्होंने क्या किया है कि जब व्हेन यू आर अ बायर सो आपको 1.5% कम कर दिया है, यानी आप 3% के बजाय 1.5% देंगे। एंड व्हेन यू आर अ सेलर द सेलर पेज 4.5%। तो परसेंटेज रिमेन्स द सेम, 6% ही रहेगी, बट सेलर पे ज़्यादा डाल दिया है और बाइंग के वक्त कम डाल दिया है। उससे जो हमारा एक मुतालबा था कि कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इस बिज़नेस को चलाने के लिए रीजनली कम्पिटिटिव बनाई जाए, आई थिंक वी नॉट बी एबल टू अचीव दैट। इसके अलावा एक चीज़ जो मैंने और देखी जब मैं इसको थ्रू गया, इन्होंने एक सेक्शन 114 डाला है, जिसके बाद ये है कि सिर्फ फाइलर ही पाकिस्तान में प्रॉपर्टी एक सर्टन कीमत से ऊपर की ख़रीद सकता है, और वो फाइलर भी एलिजिबल फाइलर होना चाहिए। एलिजिबल फाइलर के पास रिसोर्सेज होनी चाहिए, रिसोर्सेज लास्ट ईयर के रिटर्न के वेल्थ स्टेटमेंट में फाइल होनी चाहिए। और इसके अलावा जो मैं अभी तक समझा हूँ, क्लैरिटी मेरे पास नहीं है क्योंकि 4 महीने पहले भी कोशिश की गई थी ये डालने की, कि FBI का अफसर ऑनलाइन आपको अप्रूवल देगा कि आप वो ट्रांजैक्शन करने के अहल हैं या नहीं है। इस सिलसिले में हमारी प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग हुई थी जिसमें हमने ये मुद्दा उठाया था, और प्राइम मिनिस्टर ने इंश्योर किया था कि ये बिल्कुल ये कारोबार को बढ़ाएगा नहीं, रोकेगा। जो प्राइम मिनिस्टर की सोच थी, जो मैं समझा हूँ, कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट हो और ये 72 इंडस्ट्रीज चलें और एक आम आदमी को उसके सर पे छत मिले। सो उन्होंने कहा था कि नहीं, विल नॉट पुट दिस। मेरे ख्याल में ओवरसाइट हो गई है, और इसके सिलसिले में हम जाके प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे भी नेक्स्ट आते हुए हफ्ते में। ठीक, हसन बख्शी साहब साथ ही रहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है चौधरी अब्दुल रऊफ साहब। ये जो हसन बख्शी साहब पॉइंट उठा रहे हैं सेक्शन 144 डाल के फाइलर, नॉन फाइलर भी नहीं, एलिजिबल फाइलर के लिए भी कुछ रिक्वायरमेंट्स मौजूद हैं। आप एग्री करते हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट आएगा आपकी इंडस्ट्री के अंदर, या आप समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट नहीं है, फाइलर सेल परचेज कर रहा है तो दैट्स इनफ? नहीं, बिल्कुल बख्शी साहब ठीक कह रहे हैं। और इस पर जो इंश्योर किया गया है, जितनी भी ये वज़ीर-ए-आज़म टास्क फोर्स बनी थी जिसका पार्ट बख्शी साहब भी थे, सरदार ताहिर साहब भी हैं, तो इसमें बाकायदा यानी कि इनको इंश्योर किया गया है कि इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा क्योंकि इससे बिज़नेस कम होगा, इससे रोज़गार कम होगा। तो इस वक्त मैंने जो कल यानी कि बजट के दौरान बॉडी लैंग्वेज देखी है मिनिस्टर ख़जाना की और FBR चेयरमैन की जो स्टेटमेंट्स देखी हैं, इंटरव्यूज़ देखे हैं, मुझे तमाम चीज़ें पॉजिटिव नज़र आती हैं। और
और इसमें कोई शक नहीं है कि क्लैरिटीज होंगी और साथ साथ जो चीज़ें हैं वो बैठकर डिस्कस भी की जा सकती हैं। ओवरऑल तो जिस तरह बख्शी साहब ने आपको 1 2 3 4 करके बताया कि 4 चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे आपका डायरेक्टली इंपैक्ट आ रहा है कि आपकी रियल स्टेट आपको बूम करती हुई नजर आएगी, और अगर कोई 1-2 चीज़ें हैं जिसमें इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है तो वो बैठकर की जाएगी और टाइम टू टाइम इंशाल्लाह वो भी सेटल डाउन होगी। मैं ये चाहता हूँ ये, क्योंकि आबाद को जिस तरह चेयरमैन बख्शी साहब बैठे हैं, सरदार ताहिर साहब बैठे हैं, एहसन साहब आपके पास बैठे हुए हैं, इस वक्त पिछले कई महीनों से जो रियल स्टेट का बिजनेस एक बंद गली में चला गया था, लोग अपनी इन्वेस्टमेंट मुल्क से बाहर लेके जा रहे थे, आज वो वापस आएगी। हमें मीडिया को और रियल स्टेट के साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, चाहे वो तामीराती शोबे के साथ हैं, चाहे उनका सीमेंट का बिजनेस है, आप स्टील का बिजनेस है, या कोई भी लाइट इंडस्ट्रीज में जिसको 72 इंडस्ट्रीज की एक प्रॉपर लिस्ट यानी कि है, तो वो तमाम लोग पॉजिटिव लें और जहां पर इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है वो बैठकर बात होगी। और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी मुबारकबाद देता हूँ, और क्योंकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में ये मैसेज दिया है कि उन्होंने एक अपनी टास्क फोर्स बनाई जो रियल स्टेट के शोबे में इनको मशावरत दे रही है, उनके सेशन भी हो रहे हैं, और मैं आपके इस चैनल के तौर से कहता हूँ जी, और मैं भी ये कहता हूं कि एक और मीटिंग इनकी कॉल ऑन होनी चाहिए। इस आपके चैनल के तौर से मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को कहता हूं कि वो जो टास्क फोर्स है वो आपको जो चीज़ें रह गई हैं वो उस पर आपको ब्रीफ देंगी। दुरुस्त हो गया। एहसन मलिक साहब, ये ऊपर हसन बख्शी साहब ने एक नुक्ते पे बात की, जब हम इसके ऊपर जो माशी माहरीन भी जो दे रहे हैं और जो आपके सेक्टर से लोग भी हैं, उनके कुछ एतराज़ात भी आ रहे हैं कि भी लोग वेट करेंगे, वो देखेंगे, समटाइम्स ऐलान कर दिया जाता है, जैसे भी बख्शी साहब ने कहा कि ये तो कमिटमेंट दी हुई थी, शायद ओवरसाइट हो गई है। आपके ख्याल में बजट पर एतमाद करके इन्वेस्टर अपने आप को ओपन अप कर रहा है, या अभी वो हुकूमती हुक्मनामे का इंतजार करेगा कि कोई वो नाइट में कोई बात आगे पीछे रह जाए? आयशा, तीनों जो इस वक्त पार्टिसिपेंट्स हैं ना, चाहे वो चौधरी अब्दुल रऊफ साहब हैं, सरदार ताहिर साहब हैं, हसन बख्शी साहब हैं, बहुत प्यारे भाई हैं मेरे। और मुझे लगता है आपने कोई कड़वी बात कहने से पहले मीठी बात कर रहे हैं। मीठी बात नहीं कह रहा, बात ये बेसिकली ये जो बजट है ना, ये गवर्नमेंट की माइंड, सुबह कुनैन का नाश्ता करके आए मलिक गवर्नमेंट के माइंडसेट की अक्कासी करता है, कंफ्यूज माइंडसेट है। मतलब आप एक साइड पे चाहते हैं इकोनॉमी चले, रोजगार निकले, और साथ जैसे भी हसन बख्शी साहब ने कहा कि हमने ये 3 माह पहले, बिल्कुल मुझे मेरे नॉलेज में है, ये नेशनल असेंबली की कायमा कमेटी में पेश हुए और इस एलिजिबल इशू को बहुत हाईलाइट किया गया हर फोरम पे। बट आप ये देखें, गवर्नमेंट की, और ये चेयरमैन FBR का ब्रेन चाइल्ड था, उनकी मुस्तकिल मिजाजी है ये। तो फिर ये क्या हुआ? नहीं, ये कोई ओवरसाइट नहीं है, ये इंटेंशनली डाला गया है। अच्छा। कि आपके फाइलर को बाउंड किया जाए कि वो कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले वो सोर्सेज डिक्लेयर करे, परमिशन ले, जो कि गलत है। अच्छा, अभी इसमें जो पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि बजट ले हुआ है, पास नहीं हुआ। 26 तारीख तक का टाइम पूरे पाकिस्तान के पास है, चाहे वो रिटेलर्स हैं, चाहे वो रियल्टर्स हैं, चाहे वो कोई भी है बिजनेस, क्योंकि इस बजट से मेरे ये तीनों भाई तो बहुत खुश हैं, पर पाकिस्तान के किसी चेंबर से जो बिजनेसमैन कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उन्होंने इस बजट को वेलकम नहीं किया। ठीक है, हर बजट कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर पेश करता है वो अवाम दोस्त बजट होता है और उसने बेहतरीन बजट पेश किया होता है। बट मेरी अक्ल के मुताबिक जो थोड़ी बहुत है, उसके मुताबिक जो चीज़ें इन्होंने स्टेप लिए हैं वो हमारा राइट था। बट अगर ये प्रोलॉन्ग करती है एलिजिबल वाली कदगन, तो शायद जैसे चौधरी रऊफ साहब या सरदार ताहिर साहब या हसन बख्शी साहब एज्यूम कर रहे हैं, वैसे शायद हमें नताइज ना मिल सके। मैं आपसे एक और कमेंट चाहूँगी, नॉन फाइलर वाली जो पाबंदियां लगाई गई हैं खरीदो फरोख्त को लेकर, जैसे और बहुत से मामलात पर हमने देखा है कि जो लोग नॉन फाइलर नहीं हैं, आपके ऊपर टैक्स रेशो बढ़ रहा है, आप कुछ भी और काम कर रहे हैं, बैंक से पैसा निकाल रहे हैं, रख रहे हैं, या खरीदो फरोख्त कर रहे हैं, आपका GST बढ़ रहा है। क्या यहाँ पर इस सेक्टर के अंदर नॉन फाइलर को मुकम्मल बैन करना ठीक है, या नॉन फाइलर को भी बढ़ाकर टैक्सेशन के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है? देखिए, मैं आयशा नॉन फाइलर का स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, ना उसको डिफेंड करना चाहता हूं। पूछ रहे हैं, लोग एग्जिस्ट तो करते हैं ना, आपकी बहुत बड़ी कम्युनिटी है। बट ये चीज गवर्नमेंट को रियलाइज करनी है। मैं अगर नॉन फाइलर हूं, और मैंने आपको अपने स्टार्ट में बताया कि ये FBR की नालायकी है, मतलब वो अगर टैक्स नेट, मैं यहाँ पे CM पंजाब को अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, उनके मैं कल से क्लिप देख रहा हूँ 2 दिन से, कि उनके पास उनकी टीम जो टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए गई, उनका नहीं, टैक्स नहीं बढ़ाना, टैक्स बेस बढ़ाने का फॉर्मूला लेकर आए हैं मेरे पास। तो क्या ये अकल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के पास या चेयरमैन FBR के पास नहीं है?
उन्होंने टैक्स नेट बढ़ाने के लिए इस बजट में क्या इकदाम उठाया है? सिवाय इसके दो चीजों के ऊपर ये गवर्नमेंट चल रही है, या ऑप्टिक्स या आजकल जो वर्ड यूज हो रहा है हमें एनेबलिंग एनवायरनमेंट मिले। मतलब यार जो रिफॉर्म्स भी आई हैं वो आप लोगों के पास, ताहिर साहब अगर मैं आपके पास आऊं, एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट तो इस सेक्टर को दिया गया है, रियल स्टेट का जो शोबा है, एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट दिया गया है, बहुत से चैनल्स ओपन हुए हैं। आप एग्री करेंगे इस बात से? जी पार्शली मैं एग्री करूंगा इसके साथ। बिल्कुल देखें, तहफ़्फ़ुज़ात तो हमारे हैं, ये जो एलिजिबल फाइलर वाली बात है इसके ऊपर हमारे सबके तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हम क्यों एफबीआर के एक अफसर के पास जाएं, और ये सिर्फ एफबीआर अपनी नालायकी छुपाने के लिए कि जब मैं रिटर्न फाइल कर दूंगा सितंबर में तो उसके बाद आप देख लें कि क्या मेरे रिसोर्सेज से कोई ज़्यादा में मैंने चीज़ ली, मुझे नोटिस करें और मुझसे पूछें। ये कहते हैं कि वो जो इनका काम है वो भी फाइलर घर से करके हमें सिर्फ ला के ये जमा करवा दे कि जी पहले हमसे ये पूछे कि मैं ये ले लूँ या नहीं। और ये पाकिस्तान का एफबीआर है, हम इसको कोई ये स्कॉटलैंड का नहीं है या ये कोई यूके का नहीं है कि जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकें। यहाँ पर मैं फिनांस मिनिस्टर साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो एलिजिबल फाइलर है, देखिए नॉन फाइलर के ऑलरेडी 12%, 16% और 20% तक आप उसको टैक्स चार्ज कर रहे थे, तो वो तो वैसे भी डाई डाउन हो चुका है, वो मौजूद नहीं है। दूसरा ये जो लेट फाइलर की कैटेगरी है, अगर हम जो फाइलर है वो आज के दिन में नॉन फाइलर फाइलर बनना चाहता है तो ये लेट फाइलर की कैटेगरी ख़त्म की जाए ताकि वो आज के दिन में अपनी रिटर्न फाइल करे और वो फाइलर बन जाए। आप उसको लेट फाइलर में डालेंगे, फिर उससे टैक्स लेंगे और फिर उसके बाद वो 2 साल के बाद पता नहीं आगे क्या होगा नहीं होगा, और फिर वो जाके गरीब जाके कहीं फाइलर बनेगा। ये रोज़ घर पे बैठ के इस तरह के फार्मूले बनाते हैं जो कि आम मार्केट के हिसाब से अगर आप देखें तो उनको उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है। इनको जो खुद काम करना पड़ता है ये वो काम नहीं करना चाहते बेसिकली। और जो पहले दिन जिस बात के ऊपर एफबीआर चेयरमैन स्टिक थे, आखिर तक वो उसी के ऊपर रहे हैं। और मैं तो ये समझता हूं कि आईएमएफ वालों के कान में भी यही डाल देते हैं कि ये वाली बात भी कर लें और वो हो जाती है। जो चीज़ें पॉजिटिव हुई हैं उनको हम अप्रिशिएट करते हैं, और जो चीज़ें नहीं हुई हैं उसके लिए हम इंशाल्लाह अगले 15-16 दिन रात एक करके इनको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि आप अगर बिजनेस चलाना चाहते हैं तो उसके लिए इफ एंड बट्स नहीं, आप सीधी पॉलिसी, स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉलिसी दें जिसके ऊपर मार्केट आप पे ट्रस्ट भी करे और मार्केट चले भी। आप हमेशा एफबीआर का एक लकूना ऐसा छोड़ देते हैं कि हर बिजनेसमैन आपकी कुड़ुक्की में जाके जरूर फंसे हर सूरत में। और आपको देखिए जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे उनको सिर्फ हमने ओवरसीज पाकिस्तानीज को ये बताने कि आप फाइलर हो, ये साल से काम चल रहा है पिछले 2 साल से, ये अब तक वो नहीं कर सके कि उसको गवर्नमेंट ने कह दिया कि वो फाइलर है। एक मैकेनिज्म बनाना था उसके लिए कि उसको कहीं किसी के ऑफिस में ना जाना पड़े, आज तक ये वो नहीं बना सके। तो हर दफा एक नया ये फॉर्मूला लेके आते हैं जिसमें लोग इनके पास आए। मैं आपके पास आती हूँ हासिन साहब। बख्शी साहब, कोई आप अभी भी क्योंकि टाइम मौजूद है, जैसे ताहिर साहब कहते हैं, कोई एडवाइस जो आप देना चाह रहे हो या जो आपको बजट दे दिया गया है मुस्तकिल पॉलिसी का इंडिया दे रहा है, जो छूट दे दी गई है या जो कुछ कहा गया है, यहाँ से आगे आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ जिस इंडस्ट्री को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ वो मदर इंडस्ट्री है, वो 72 इंडस्ट्रीज को लेके चलती है। जो फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ी क्योंकि कंस्ट्रक्शन स्लो डाउन थे, वो 10 मिलियन लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, उसमें 12 मिलियन मकानों का शॉर्टेज है। वो एक बहुत बड़ी चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। इट इज़ नाउ इन द हैंड्स ऑफ द पॉलिसी मेकर्स टू डिसाइड वेयर टू टेक पाकिस्तान। पाकिस्तान में एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करना चाहते हैं, एक कॉमन आदमी के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहते हैं, एक रेवेन्यू कलेक्ट करना चाहते हैं। पाकिस्तान में आप देखना चाहते हैं कि लोग अपने अपने कामों में बिजी रहें, सो आपको पॉलिसी रीजनली कम्पिटिटिव बनानी पड़ेगी। इसमें 2 राय नहीं है। देखिए, इसमें कोई 2 राय नहीं है और कोई शर्म नहीं है। पॉलिसी हैज़ टू बी कम्पिटिटिव रीजनली, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो सरमाया पाकिस्तान से मुंतकिल
होगा, हो रहा था। नॉट ओनली सरमाया बल्कि ब्रेन ड्रेन भी जाएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट भी जाएगा, बिल्डर भी जाएगा, प्रोफेशनल भी जाएगा। अनफॉर्चुनेटली अगर हमें इसको सीधा करना है तो आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा। हम नहीं कहते कि रेवेन्यू में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोई हिट ले, हम नहीं कहते कि रेवेन्यू कम हो, हम समझते हैं हम IMF प्रोग्राम में, बट हम वो काम भी नहीं करवाएं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से जो दुनिया में कहीं नहीं हो रहा। एक कंट्री का पूरी दुनिया में एग्जांपल दे दें जहां पर एलिजिबल फाइलर की एक डेफिनेशन, फिर रिसोर्सेज लास्ट डिक्लेयर। एक दुनिया में एक कंट्री तो होगी ना हमारी जितनी होशियार, इतनी अक्लमंद, इतनी आगे जाने वाली। एक कंट्री का तो एग्जांपल कोई कोट करे मुझे। दुरुस्त हो गया। रऊफ साहब, अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरा नॉन फाइलर जाके लंदन में मेफेयर में अपार्टमेंट ले लेता है 10 मिलियन पाउंड का, वो न्यूयॉर्क में मैनहट्टन में ले लेता है, पेरिस में शैंज़ेलिज़े में लेता है, वो यहाँ नहीं ले सकता। सिंपल हमें ये करना चाहिए, कोई नॉन फाइलर के लिए एक्स्ट्रा टैक्स नहीं होना चाहिए। आए प्रॉपर्टी खरीदे, आपके पास 236C और K की इंफॉर्मेशन, उसका शनाख्ती कार्ड, उसका एड्रेस आ जाता है, आप उसको लेटर दें कि शुक्रिया आपने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की, वी वेलकम यू। आप अपना NTA नंबर शेयर कर दें, अगर नहीं है तो 1 हफ्ते में ले लें, और अगर वो फिर नहीं ले तो आप उसको रजिस्टर कर दें ऑटोमेटिकली। देखिए दुनिया में कहीं इन्वेस्टमेंट करने से किसी को कोई नहीं रोकता है, कोई नहीं रोकता है, इन्वेस्टमेंट निकालने से रोकता है। अनफॉर्चुनेटली ठीक, बख्शी साहब आपकी तजवीज़ आ गई। मैं चाहूंगी कि सभी अपनी अपनी तजवीज़ देना चाहें। अब्दुल रऊफ साहब अगर आप तजवीज़ देना चाहें, कोई भी जो भी सुनी जा सकती हो। देखें, मैं जी बिल्कुल, मैं हसन बख्शी साहब की इस बात से 100% एग्रीड हूँ कि FBR को और गवर्नमेंट पाकिस्तान को एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट देना है। हम सब इस चीज़ से एग्रीड हैं कि हमारे मुल्क का सरमाया बाहर ना जाए, और नॉन फाइलर और फाइलर की जंग में पिछले कई साल हमने ज़ाया कर दिए हैं। बड़ा सिंपल फार्मूला होना चाहिए, हर एक को वेलकम करें, वो अपनी प्रॉपर्टी खरीदे, अपना टैक्स पे करे, और टैक्स पे के वो अपना NTN हासिल करे, और ना कि हम कोई ऐसे रास्ते बनाएं कि लोग यानी कि गलत तरीके से अपना पैसा बाहर भेजें। हमें वेलकम करना है, हमने अपने मुल्क को दुनिया के सफ़े अव्वल के मुल्कों में लाना है। अगर हमारे ओपन अप करना है, कॉम्प्लेक्सिटीज कम करने की जरूरत है। दुरुस्त हो गया सर। हाँ। जी एहसन साहब, आपके पास कोई तजावीज़ जो आप देना चाहें? मैं ये समझता हूँ कि अभी जो सरदार साहब बात कर रहे थे, मैं पहले थोड़ा सा उनको रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। एक वो बात शायद भूल गए या मिस कर गए कि ये जितना कुछ भी FBR कर रहा है वो खाली लोगों को तंग करने के लिए नहीं कर रहा, वो इसलिए भी करता है कि आप अपनी जेब ढीली करें, जिसको आसान उर्दू में बत्ताखोरी भी कहते हैं, रेंट सीकिंग भी कहते हैं। और जहाँ तक रही बात तजावीज़ की, तो उस तजावीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको, वैसे तो बजट रिविज़िट हो रहा है, मेरे नॉलेज में है, बातचीत हो रही है, बल्कि हसन भाई को बता देता हूँ, शायद आप भी इस पर बात कर लें कि ये जितने भी डेवलपर्स एंड बिल्डर्स हैं, ये जब कोई प्रॉपर्टी सेल करते हैं, कोई भी जब बना के, तो उसके ऊपर कोई 236C एप्लीकेबल नहीं था, वो एप्लीकेबल हो रहा है इस बजट में, अभी जब 26 को पेश होगा। ये जो हिडन बजट्स हैं, जो चीज़ें हैं जो फाइनेंस मिनिस्टर ने नहीं बोली, ये अनफोल्ड होनी चाहिए थी, जिस पे आज आपके जर्नलिस्टों ने भी एहतजाज किया कि हमें क्यों नहीं डॉक्यूमेंट बताए जाते, क्यों नहीं दिखाया जाता, और पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस में भी वो चीज़ें छुपाई जाती हैं। आप जब तक ये लेट फाइलर का मैकेनिज़्म, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का मैकेनिज़्म, और जब तक लोगों को कंफर्ट जोन नहीं देंगे, मैं नहीं समझता कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी कंफर्टेबल फील करेगा। शायद इसी वजह से अभी तक SIFC भी कामयाब नहीं हो सकी है कि फ़ॉरेन रेमिटेंस वहाँ से नहीं अट्रैक्ट कर पाए कि मैं, हसन बख्शी, सरदार ताहिर साहब जैसे लोग बाहर अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं, अपने मुल्क में नहीं लगा रहे। सिस्टम डेवलप करके दिया जाए। ताहिर साहब, आप कहना चाहेंगे, कोई तजावीज़ देना चाहेंगे? जी मैं समझता हूँ कि देखिए पाकिस्तान में बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और जो ROI पाकिस्तान में है वो किसी जगह के ऊपर नहीं है। तो यहाँ पर हमें इस स्टेक होल्डर्स के साथ बैठ के, अभी हमारे पास कुछ दिन बाकी हैं, जो चीज़ें फ़िक्स नहीं हो सकी हमें उनको फ़िक्स करना चाहिए, और ताकि ऐसी इनेबलिंग एनवायरनमेंट हो जो प्रैक्टिकल भी हो और प्रैक्टिकेबल भी हो। और कल हम मार्केट में 1 जुलाई के बाद जब मार्केट में चीज़ें अनफोल्ड हों तो वो ऐसे ही हों जैसे लोगों को आपने दिखाई हैं, और जो चीज़ें आपने गलत कर दी हैं, आप अगर उसको सही कर लेंगे तो आप यकीन करें कि प्राइम मिनिस्टर साहब की इंटेंशन ये थी कि मैं चाहता हूँ कि जो मज़दूर है उसको रोज़गार मिले, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चले, लेकिन
उनकी चीज़ को जो उनका विजन है उसको ट्रांसलेट नहीं किया गया, ये क्वेश्चन मार्क है। वो रिफ्लेक्ट नहीं किया गया। अगर उसमें कुछ चीज़ों के ऊपर कदगन लगाई जा रही है तो प्राइम मिनिस्टर साहब से हमारी गुजारिश यही है कि इसको रिविजिट करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान में और आपको उम्मीद है कि अगले 2 हफ्ते में ये रिविजिट हो जाएंगी। हमारे साथ मौजूद थे यहाँ पर चौधरी अब्दुल रऊफ साहब, सरदार ताहिर महमूद, मोहम्मद एहसन मलिक और हसन बख्शी साहब का शुक्रिया। जो मेहमानों ने बात की कि एक रियल एस्टेट एक बड़ी इंडस्ट्री है, अपॉर्चुनिटी भी है, 10 मिलियन तक का रोजगार और 12 मिलियन तक के घर देने की कैपेसिटी रखती है। पॉलिसी मेकर्स ने डिसाइड करना है कि कॉम्पिटिटिव पॉलिसी दें जो कि रीजन के अकॉर्डिंग हो। एक ब्रेक लेते हैं, समा पर ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। वकार मसूद साहब, जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि मईशत को सुस्त रवि से आगे लेके जाना है, ये तय कर लिया गया है, डायरेक्शन है, रिकवर होते और सस्टेन कराना इसको ज़रूरी है। ये फरमाइएगा कि खुद वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं इस वक्त ऐसी पिछले 30 वर्षों में नहीं की गई। क्या आप उनकी बात से इत्तफाक करते हैं? क्या बाकी ऐसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रहे हैं जो गुज़िश्ता 3 दहाइयों में नहीं हुए? अगर हाँ, तो फिर क्या इन इस्लाहात का मुवाजना माजी की पॉलिसी से हो सकता है या कैसे किया जा सकता है? देखिए, मतलब इसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म एक तो बहुत ही वसीतर इस्तिलाह है और इसमें क्या क्या चीज़ें गिनाएंगे। ठीक है, आपने बहुत अच्छी पेशरफ्त की है टैक्स के मामले में, टैक्सेस अच्छे कलेक्ट हुए हैं। जहाँ तक एक्सपेंडिचर्स का ताल्लुक है तो वहाँ पे तो बड़ी अभी गुंजाइश है। आज इस दफ़ा ही कहा है उन्होंने कि प्राइम मिनिस्टर ने कुछ इदारों को बंद करने का जो है इंडिया दे दिया है, मंजूरी दे दी है, तो वहाँ पर तो अभी बहुत काम होना है। अच्छा, इसके अलावा आपसे मैं अर्ज़ करूँ कि देखें मईशत के तो बड़े हैं, यानी हमारे पास जो एनर्जी सेक्टर के मसाइल हैं उन्होंने हमारे फिस्कल डिसिप्लिन को तबाह कर दिया। इतनी इस दफ़ा भी चले, मतलब यानी कि बढ़ाई नहीं, 1000 अरब रुपए की, तकरीबन 1200 अरब रुपए की अभी भी सब्सिडी रखी गई है बजट के अंदर बिजली, यानी सर्कुलर डेट वगैरह और जो टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी है उसके खाते में। फिर ऐसे ही गैस के मामले में भी हो रहा है। तो ये कंबाइंड इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस, इसके अंदर तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म अभी होनी है और मतलब उसमें किसी ये सादा और आसान रास्ता नहीं है, इसमें तो बड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी। अगर आप समझते हैं कि जनाब ये सब आवाम को पास ऑन कर देंगे ये सारी कॉस्ट, नामुमकिन। लेकिन आप इसको ओवर नाइट ये भी नहीं कर सकते कि इनके जो लॉसेस हैं उन्हें ख़त्म कर दें। इसमें खुशाइन बात हुई है, मैं अगर वो कर सकें हुकूमत तो बहुत अच्छी बात है, और वो ये कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि हम डिस्कोस को प्रोविंसेस को दे देंगे, और ये बहुत बड़ा कदम होगा, बहुत मुस्बत कदम होगा, क्योंकि ये वफाकी हुकूमत के बस की बात नहीं है कि गली कूचों में जो खिदमत पहुँचाई जाती है वो इस्लामाबाद से बैठकर उसका आप उसको मैनेज करें। ठीक तो जी, तो लिहाजा मतलब जो है ये इस तरह के बड़े बड़े ये स्ट्रक्चरल चीज़ होंगी। अभी तक देखें ना, प्राइवेटाइजेशन में हम पीछे पड़े हुए हैं। अभी मतलब उम्मीद पैदा हुई है कि दूसरी मरतबा PIA की बिडिंग होगी, अल्लाह करे और वो हो जाए। तो आप दुरुस्त कह रहे हैं वकार मसूद साहब, मगर बाकी हमें प्राइवेटाइजेशन और राइट साइजिंग में जो टारगेट्स थे वो गुज़श्ता साल में अचीव नहीं हो पाए और ये एक नाकामी रही। हमारे साथ शेख मोहम्मद तनवीर FPCCI से भी मौजूद हैं। तनवीर साहब, ये फरमाइएगा कि आप बजट को किस तरीके से देख रहे हैं, आपकी अब तक की ओपिनियन क्या है, जितना आप उसको समझ पाए हैं, वाकई एक डायरेक्शन है तो आपके लिए क्या है इसमें? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब इन्होंने अपना टारगेट GDP का 4.2% पे सेट किया, जो कि 2.4 था लास्ट ईयर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि यहाँ पर ग्रोथ नज़र आ रही है आगे। इसी के साथ साथ इन्होंने जो अपना रेवेन्यू का टारगेट सेट किया है, जो कि 12 ट्रिलियन को बढ़ा के 14.13 ट्रिलियन किया, ये एक टफ़ टारगेट है। इस टफ टारगेट में इनको चाहिए कि टैक्स बेस बढ़ाएं, जो टैक्स नेट में नहीं है उनको लेकर आएँ। ऐसे ना जो पुरानी नेट में है उनके साथ सख्ती हो जाए और वो भी जो काम कर रहे हैं वो भी काम ना करें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इस पे प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज़्यादा।
जो इसके साथ साथ जो हम IPP से रिलेटेड जो FDCCI का इशू था, जो कंटिन्यूसली हम बात कर रहे थे कि बिजली सस्ती होनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंस मिनिस्टर ने 3 ट्रिलियन का खुद कहा कि 3 ट्रिलियन की इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किए हैं उसमें सेव किया, और 3000 मेगावाट जो फर्नेस ऑयल है उसको भी इन्होंने बंद कर दिया, जो प्रोड्यूस कर ही नहीं थे बिजली, और वो पूरी कौम का खून चूस रहे थे। तो ये एक बहुत ही खुश आइन बात है। और NTDC से रिलेटेड जो बात की गवर्नमेंट ने कि इसको भी 3 कंपनियों में डिवाइड कर दिया जाएगा और उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाएगा, तो हम इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं। अब आ जाती है मैं कंस्ट्रक्शन तनवीर साहब, अभी जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी वहाँ सवाल हुआ POS, ट्रैक एंड ट्रेस और रिटेलर्स और इन तमाम मामलात की नाकामी को देखते हुए, ये सवाल था वहाँ पर उनसे। FBR के ऊपर और टैक्स कलेक्शन के ऊपर भी एतराज़ात थे कि जिस तरीके से इदारा जाती तौर पर इस इदारे को होना चाहिए या रीस्ट्रक्चर वो नज़र नहीं आता। उन्होंने एक नया 3 स्टेप जो बताए हैं, डिजिटल इनवॉइसिंग, कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम और फिर आपके डिजिटल पेमेंट के ऊपर। ये जो सिंक्रोनाइज सिस्टम है, ये आपके ख्याल में हुकूमत के लिए आसान टारगेट है अगले साल में अचीव करना? और देखें, बहुत टफ टारगेट है जो FBR ने अभी भी टारगेट अचीव किया हुआ है। मैं नहीं समझता कि इजीली अचीव होगा। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि FBR ने लास्ट ईयर अपने टारगेट को अचीव किया है, बट हर साल उसको फर्दर बढ़ा के अचीव करना इट्स अ टफ टारगेट, इतना ईजी काम नहीं है। इसी के लिए इनको चाहिए कि अपना टैक्स बेस बढ़ाएं, जो इनके टैक्स नेट में नहीं है उनको बढ़ाएं, उनको सामने लेकर आएं। ठीक है, बारखान सईद साहब पाशा से पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउस एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। बारखान साहब, आप ये फरमाइएगा कि कुछ टैक्सेस जो कि इंट्रोड्यूस भी कराए गए हैं, पहले वकार मसूद साहब भी उस पर बात कर रहे थे, आपके सेक्टर के अंदर आपको लगता है कि पॉजिटिव ग्रोथ नज़र आएगी, चीज़ें मज़ीद सिस्टमाइज होंगी, सिंक्रोनाइज्ड और लिंक्ड होंगी, या आपको कोई इतराज़ात हैं गुज़िश्ता रोज़ के बजट पर? हमारा IT का ये ज़्यादातर जो डिजिटल इनवॉइसिंग और इन चीज़ों से रिलेटेड है, इसका डायरेक्टली IT से तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन हमारा सेक्टर वैसे ही बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड है। इस बजट में ओवरऑल जिस तरह वकार साहब ने भी फरमाया कि ये एक केयरफुल बजट है, और इसमें IT सेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से यही बात जो मैंने ऑब्जर्व की है वो यही है कि जिस तरह आपका विज़न है कि आप $25 बिलियन पे इस एक्सपोर्ट्स को लेके जाना चाहते हैं और आप इस सेक्टर को ग्रो करना चाहते हैं, उस हिसाब से आपके एक्शन इनविजिबल हैं इसमें। और ये अगेन एक अलमिया भी है कि जिस सेक्टर आपको विदाउट एनी इनपुट आपको ग्रोथ दे रहा है, आप बेशक स्ट्रक्चरल डिसिप्लिन और फिस्कल डिसिप्लिन पे तो काम करें, लेकिन उस सेक्टर पे भी तवज्जो दें, क्योंकि इस सेक्टर में जो आप आज इन्वेस्ट करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, लोगों की स्किल डेवलपमेंट में, अभी पूरी दुनिया में AI से डिसरप्शन आ रही है, उसके हिसाब से प्लानिंग आपकी टोटली मिसिंग है। आप सिर्फ क्रिप्टो और इन चीज़ों पे काम करके और डाटा माइनिंग पे ऐलान करके आप अपने लोगों की स्किल डेवलपमेंट किए बगैर और उसमें इन्वेस्ट किए बगैर आप जो रिज़ल्ट लेना चाह रहे हैं $20-25 बिलियन का, वो आप नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा बजट के अंदर इस दफ़ा यही मैसेज है फ्रॉम द गवर्नमेंट कि हमने आपको IMF से बचा लिया है और यू शुड कंसिडर, आप इसी को ही अचीवमेंट समझें कि हमने आपको IMF से बचा लिया। तो ये एक डिफेंसिव पोस्चर है और ऐसे सेक्टर के बारे में जिससे आपको उम्मीद है और आप हर साल उसके बारे में डिफरेंट ऐलानात भी करते हैं। आप फ्रीलांसर्स की सक्सेस को भी क्लेम करते हैं कि जी फ्रीलांस सक्सेसफुल हो गए हैं, बट वो फ्रीलांस सक्सेस होना एक सक्सेस स्टोरी को तो क्लेम किया जाता है, लेकिन उसके बैकग्राउंड को नहीं देखा जाता। बैकग्राउंड का कलामी की माजरत, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि गवर्नमेंट इसको $25 बिलियन की एक्सपोर्ट पर ले जाना चाहती है, मगर अब सवाल ये है कि क्या आप लोगों की जानिब से तजावीज़ इस बजट से पहले दी गई, क्या वो सुनी नहीं गई? कि जो आप बात कर रहे हैं कि गलत जगह पर गलत चॉइसेस के साथ हैं, तो जो आप बात कर रहे हैं स्किल सेट पे काम करने की या रिसर्च वर्क पे काम करने, क्योंकि वो तो हमें हर सेक्टर में ज़रूरत है जहाँ हम खड़े, तो वो आपको प्रायोरिटी पे नहीं दिखता गवर्नमेंट के पास, तो क्यों? बजट की तजावीज़ तो जी हर साल दी जाती हैं, और स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन और इस तरह की चीज़ें ये हमारी ही एसोसिएशन पिछले 2-3 साल से हमारी ही इंसिस्टेंस पे बनाया गया। लेकिन मुझे लगता है कि IT मिनिस्ट्री के बजट्स को शायद वो वक़्त नहीं दी जाती है उनकी। अभी आपने देखा होगा शायद उनके बजट्स भी काफ़ी रिड्यूस कर दिए गए हैं, तो शायद IT मिनिस्ट्री को उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई पिछले 2 साल के बजट में
और एक लिप सर्विस से काम चलाया गया। मेहनत बहुत होती है, रातों रात मीटिंग्स होती हैं कि जी ये प्रेजेंटेशन दें, वो प्रेजेंटेशन दें, बट एट द एंड जब बजट आता है तो उसमें मायूसी होती है। तो इसमें यह है कि अगेन आईटी सेक्टर तो चल रहा है, वो इंशाल्लाह वैसे ही ग्रो करता रहेगा विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। हर साल 23, 24, इवन 45% ग्रोथ तक गया इस साल तो, बल्कि अगर आप देखें तो 23% ग्रोथ है, ये माजी में 45% भी रही है। तो ये सेक्टर तो रिगार्डलेस ग्रो करता रहेगा। ये गवर्नमेंट का डिसीजन है कि अगर उन्होंने इस सेक्टर पे सीरियसली काम करना है तो वो उसको कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं, या सिर्फ फायर फाइटिंग टेक्निक्स और बस कि जी हमने आपको IMF से बचा लिया और आपकी एग्जाम्पशन पाशा के किसी हद तक कंसर्न है कि आईटी इंडस्ट्री को वो फोकस या प्रायोरिटी हुकूमती बजट में नहीं दी गई है। वकार मसूद साहब, क्लोजिंग की तरफ चलते हैं। सिर्फ ये फरमा दीजिएगा कि ये इस साल तो इन्फोर्समेंट के जरिए पैसे इकट्ठे कर लिए गए, 400 अरब रुपए का टैक्स हदफ। क्या ये मुस्तकिल मॉडल बन सकता है या बेस नेट को ही बढ़ाना एक मुस्तकिल मॉडल बनेगा, और क्या उसके लिए वो स्टेप्स नजर आते हैं आपको? देखिए, इस साल भी नए टैक्सेस और नए इलाकों के अंदर टैक्सेस तो लगाए जा रहे हैं, और उनमें बाज़ में कुछ ख़ताएँ भी हो रही हैं जिसका मैंने जिक्र किया, खुसूसन ई-कॉमर्स में। मैं एक बात आपके सामने रखना चाहता हूँ आयशा, और वो ये है कि देखिए, यानी एक अपने सरमायाकारी और मुल्क में इन्वेस्टमेंट के फ़रोग़ के लिए अभी भी इंटरेस्ट रेट 11% के ऊपर है, जबकि आपका इन्फ्लेशन तकरीबन टूट चुका है, 0 पे आ चुका था अप्रैल के महीने में। उसको वहाँ रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसे मतलब इन्फ्लेशन अगर चलें, अभी आप कह रहे हैं 4.5 है, तो उसको 5-6 के ऊपर ले जाएं। ये आपके बजट के मेरे अंदर समझने के लिए गुंजाइश लेमन पैदा लैंग्वेज होगी। में एक साल में अगर वो 22% से 11% पर ले आए तो क्या 22 से 5 पर एक लाना उसके कोई इम्पैक्ट हैं? देखिए, मतलब यानी कि इस वक्त 11 से 5 पे लाना जो है वो आपको फिर स्पेस देगा ना आपकी फिस्कल उसके अंदर। वो कमिंग ईयर में मुमकिन आपने 8,200 बिलियन रुपए रखे हैं डेट सर्विसिंग के लिए, इंटरेस्ट पेमेंट के लिए, और अगर ये इंटरेस्ट रेट कम हो जाए, अच्छा ये तो हुकूमत की बात है ना, आप ये जो बिजनेस लोग कर रहे हैं वो मतलब उनका देखिए ना कि वो बिजनेस सरमाया जो है आपको कम लागत पे मिलेगा इस वक्त तो, यानी कि जब से वो 22% जो सरमाया कहीं ना कहीं जाकर बंद हो जाता है वो सरमाया मार्केट में आ जाएगा, तो और बहुत सी तरीके से जॉब प्रोडक्शन की बात हो सकती है, मार्केट इंक्रीज करेगी। बहुत शुक्रिया। वकार मसूद साहब हमारे साथ मौजूद थे, FPCCI से शेख मोहम्मद तनवीर साहब हमारे साथ थे, बारकान सईद पाशा के हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का शुक्रिया। पॉजिटिविटी से लिया जा रहा है बजट को, इस्तेहकाम की बात भी हो रही है। जैसा कि वकार साहब कह रहे थे कि एक स्लो प्रोसेस है, अगर आप रिफॉर्म्स कर रहे हैं तो वो सडन एक रात में नताइज नहीं दे सकते। देखना यह है कि वो कंसिस्टेंट पॉलिसीज़ क्या रहती हैं, हुकूमती अखराजात कम रखकर क्या पूरा साल आवाम को डिलीवर करने पर फोकस रहेगा, इस पर हमारी भी नज़र रहेगी। समा पर बजट ट्रांसमिशन भी जारी रहेगी। अभी ब्रेक लेते हैं।